नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है पिशाचिनी के जाल में फंसी जिंदगी, विंड चाइम का राज। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है, जो आपको हिलाकर रख देगा। घर से लाए सामान को एक कोने में रखकर बड़े ही थकावट के साथ बेड पर धम्म से लेट गया अंकित। यात्रा कुछ ज्यादा ही दूर की थी घर से इस कमरे की, पर अब तो वह पहुंच ही गया था। अंकित सिंह की नौकरी लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की संस्था में लगी थी, इसीलिए मुजफ्फरनगर से लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा। नौकरी का लेटर मिलते ही उसने आकर इस कमरे को देखा था और आज इसी में शिफ्ट हो रहा है। कमरे के मालिक ने बताया था कि उसके आने के 1-2 हफ्तों में एक और आदमी यहां रहने आएगा। वैसे कमरा खासा बड़ा है, 2 क्या 3 आदमी भी आसानी से रह सकते हैं। कमरे में 2 बेड हैं, दोनों बेड आमने सामने लगाए हुए। उनके पास एक टेबल, ऊपर 2 सीलिंग फैन और 2 तरफ 2 बल्ब व एक 0 बल्ब है। कमरे से सटा बाथरूम और किचन है। बाहर एक बालकनी है, जिससे शहर की बड़ी इमारतें और भागती गाड़ियां दिख रही हैं। इस कमरे से उसका बैंक भी काफी नजदीक था और बाकी सभी जगह के कमरों के मुकाबले यह कुछ सस्ता और अच्छा था। बेड पर लेटते ही अंकित को नींद आ गई। फिर 2 घंटे बाद जब उसकी नींद खुली तो यह जगह एक अनजान जगह जैसी लगी। नई जगह आने पर ऐसा होता है। शाम हो आई थी, टून टून कर कुछ बजने की आवाज आई। अंकित ने बालकनी की तरफ देखा तो पाया कि एक नीले और सफेद रंग का विंड चाइम झूल रहा है। बाहर से आती शाम की हवा के कारण एक सुर में वह विंड चाइम बजता जा रहा था। अंकित को वह विंड चाइम बहुत अच्छा लगा। बाथरूम में जाकर मुंह धोने के बाद वह बालकनी के पास खड़े होकर उस विंड चाइम को ध्यान से देखने लगा। धागे से झूलते सिल्वर कलर के छोटे छोटे पतले पाइप और अंदर बाहर नीले प्लास्टिक के फूलों के बीच बीच में छोटे छोटे त्रिकोण डिजाइन वाले कांच के टुकड़े लगे थे। जब धातु के छोटे पाइप आपस में टकराते तो एक टुन टिन की आवाज आती। वह बहुत सुंदर था, पर पुराना लग रहा था, क्योंकि सिल्वर कलर कई जगह से निकल चुका था और धागे भी अपने पुरानेपन का एहसास करा रहे थे। वाह, अच्छा लग रहा है। बालकनी अच्छी सजी हुई दिख रही है। बजते रहो, टुन टुन, खुश होकर अंकित बोला। फिर अपने सामान को सही जगह पर सेट करने लगा। टेबल पर बुक्स और जरूरी सामान रख दिया। दीवार में बनी अलमारी में बाकी सामान। इसी बीच अंकित ने ध्यान दिया कि विंड चाइम कुछ ज्यादा ही तेजी से बज रहा है, एक सुर में और जोर से। बाहर से इतनी तेज हवा भी नहीं आ रही थी, बल्कि हवा का तो नामो निशान नहीं था। बिना हवा के विंड चाइम इतनी तेजी से कैसे हिल सकता है, मानो कोई उसे पकड़कर हाथ से हिला रहा हो। अंकित ने पीछे मुड़कर विंड चाइम को देखा। हां, कुछ ज्यादा ही जोर से हिल रहा था। अब उसकी सुरीली टुन टुन खराब लग रही थी। न जाने क्या सोचकर वह विंड चाइम की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह कदम बढ़ा रहा था, विंड चाइम की जोर की टुन टुन धीरे धीरे कम होती गई। जब अंकित उसके एकदम नजदीक पहुंच गया, तब विंड चाइम फिर से सामान्य हो गया। अंकित बाहर बालकनी पर खड़े होकर कुछ देर इधर उधर देखने लगा। नहीं, उसे लगा कि शायद उसके अलावा पूरा शहर अपने काम में व्यस्त है। तो यही है नवाबों का शहर लखनऊ। चलो, अब हम भी नवाब हो गए, जम्हाई लेते हुए अंकित बोला। उसी वक्त पीछे का विंड चाइम फिर तेजी से हिलते हुए टुन टुन की आवाज करने लगा। अब अंकित ने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया।
लेकिन विंड चाइम अपने में ही मस्त था। उसे तो हवा की जरूरत ही नहीं। मानो कह रहा हो, मुझे हवा का दोस्त ना समझो, मैं तो आजाद पंछी हूं, आसमान दे दो, ऐसे ही उड़ता रहूंगा। यह सोचकर अंकित को हंसी आ गई। उसने हाथ से विंड चाइम को सहलाया और आगे बढ़ गया। बजते रहो टुन टुन। अंकित ने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। आज बाहर ही खाना है और कल के लिए जरूरी सामान भी लाना है। इधर विंड चाइम अपने ही धुन में मस्त रहा। रात के 9 बजे जब अंकित कमरे में आया तो उसने कमरे की लाइट जलाई। उसका ध्यान एक बार फिर विंड चाइम पर गया। नहीं, अब वह एकदम शांत था। केवल कमरे की लाइट जो कांच के टुकड़ों पर पड़ रही थी वही 1-2 बार चमक रही थी। अंकित ने बालकनी का दरवाजा खोला तो फिर एक बार विंड चाइम की आवाज सुनाई दी। वह धीमे से टुन टिन करने लगा। अंकित आकर बेड पर बैठ गया। रात 11 बजे तक किताब पढ़ता रहा और फिर कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। रात के यही कुछ 2 बजे रहे होंगे। कमरे में एक जीरो लाइट जल रही थी। गहरी नींद को चीरते हुए विंड चाइम की आवाज अंकित के कानों में पड़ी। एक सुरीली लेकिन भयानक टिन टिन हुन्नन्नम टुन टुन की आवाज के कारण उसकी नींद खुल गई। सिर उठाकर जीरो बल्ब की हल्की रोशनी में अंकित ने विंड चाइम की तरफ नजर घुमाई। एक पल के लिए वह बेड पर ही कांप उठा। डर से उसके शरीर के रोए खड़े हो गए और धड़कन जोर से धक धक करने लगी। जीरो लाइट की उस हल्की रोशनी में भी देखा जा सकता था कि मानो एक काली परछाई विंड चाइम के पास खड़ी है। उसकी दोनों जलती आंखें अंकित को घूर रही थीं और वह परछाई अपने हाथों से विंड चाइम को हिला रही थी। अंकित के माथे से पसीने छूटने लगे। एक तो नया कमरा और पहले ही दिन ऐसा दृश्य। कमरे की घुटन से भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वहां कोई और भी मौजूद है। पंखे की आवाज के कारण शायद उनकी सांसें सुनाई नहीं दे रही थीं। अब विंड चाइम की आवाज कम हो चुकी थी। अंकित उछलकर उठा और जल्दी से पास की दीवार पर लगे बोर्ड से लाइट ऑन कर दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। विंड चाइम तो कुछ सेकंड और टुन टुन करता रहा। शायद यह मेरा भ्रम है, अंकित ने सोचा। नया घर है तभी ऐसा लग रहा है। यही सोचकर वह फिर से लेट गया। नहीं, आज लाइट जलती रहेगी। वैसे भी पहला दिन है, कुछ अजीब तो लगेगा ही। लेटकर आंखें बंद करते हुए अंकित ने सोचना शुरू किया कि आखिर उसने देखा क्या था। जब वह जागा था तब विंड चाइम की आवाज बहुत तेज आ रही थी, लेकिन अब नहीं। यह भी भ्रम ही होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेटे लेटे ही उसकी नजर पहले विंड चाइम पर गई और फिर बालकनी के दरवाजे के पास की छोटी खिड़की की तरफ। अंकित एक बार फिर उठ बैठा। इस बार उसकी आंखें जो देख रही थीं वह भ्रम नहीं था। कमरे की लाइट बालकनी तक तो नहीं जा रही थी, लेकिन बाहर चांदनी में साफ दिख रहा था कि एक परछाई, या कहें भयानक विभत्स परछाई, वहां खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे अंकित को घूर रही थीं। कौन है वहां? कौन है? अंकित चिल्लाया। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। ये बोलते हुए वह बालकनी की तरफ बढ़ा। इसी बीच विंड चाइम फिर से तेज धुन बजाने लगा। बालकनी का दरवाजा जोर से खोलते ही कमरे की रोशनी बालकनी तक फैल गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। ओह, ये क्या है? अंकित झुंझलाया और बालकनी पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। शहर गहरी नींद में डूबा था। चांद की रोशनी बालकनी को और भी रहस्यमय बना रही थी। कुछ देर बालकनी पर खड़ा रहने के बाद अंकित दरवाजा बंद कर फिर से लेट गया। अब उसकी आंखों में नींद ने दस्तक दे दी। दिन भर की यात्रा की थकान अभी भी उसके शरीर में थी। नींद तो आ रही थी, लेकिन आंखें बंद करने पर उसे किसी के कमरे में होने का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार अंकित को नींद आ ही गई। विंड चाइम टुन टुन करता रहा। सुबह अंकित की नींद खुली। उसे अभी भी याद था कि रात को उसने कुछ देखा था, लेकिन क्या, यह उसे ठीक से याद नहीं था। उठते ही उसकी पहली नजर विंड चाइम की तरफ गई। 2 दीवारों के बीच लगे एक डंडे से वह लटका हुआ था। अब वह विंड चाइम पूरी तरह शांत था, लेकिन रात को वह ऐसा हिल रहा था मानो तूफान आया हो। आज रात गहरी नींद में अंकित सपना देख रहा था कि वह अंधेरे में सोया हुआ है। उसके चारों तरफ सड़े गले दानव और कंकाल खड़े हैं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। एक एक कर सभी दानव और कंकाल क्रमशः अंकित के करीब आ गए,
पर वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल सोते हुए अपने मरने का इंतजार कर रहा था। शैतान और दानव उसके पास आए और फिर उसके शरीर को चीर फाड़ने लगे। वे उसके मांस के टुकड़े करके खाने लगे और उसकी हड्डियों को हवा में उछालने लगे। ऐसे ही सभी दानव और कंकाल अंकित के मांस और हड्डियों से जश्न मनाते रहे। अंकित नहीं नहीं चिल्लाते हुए जाग गया। यह एक बहुत ही भयानक सपना था, लेकिन इस समय ध्यान देने वाली बात यह थी कि कमरे में जल रही जीरो लाइट बुझ चुकी थी। पूरे कमरे में अंधेरा था। अंकित ने स्विच बोर्ड तक पहुंचने के लिए बेड पर हाथ इधर उधर कर मोबाइल खोजने की कोशिश की। तभी एक बार फिर विंड चाइम तेजी से बजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह विंड चाइम यह बता रही हो कि कई नकारात्मक शक्तियों ने अंकित को घेर लिया है। वे उसके शरीर के टुकड़े कर उसका खून चूस जाना चाहती हैं। तभी अचानक पूरे कमरे में सड़े हुए मांस की दुर्गंध फैल गई और एक भयानक आवाज सुनाई दी। ऊपर पंखा भी बंद था, शायद बिजली चली गई थी। अंकित के माथे से पसीना बहने लगा। उसने फैन को देखने के लिए ऊपर की ओर नजर उठाई। ऊपर का दृश्य देखकर अंकित डर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जम गया था। चाहकर भी वह आवाज नहीं निकाल पा रहा था। उसकी आंखें छत से लटकते एक भयानक चेहरे की ओर जमी हुई थीं। उसके शरीर पर खून के छींटे गिर रहे थे। वहां छत से एक सड़ा गला शैतान लटक रहा था। उसकी लाल आंखें एकटक अंकित को घूर रही थीं। अंकित बिस्तर पर जड़वत पड़ा हुआ था। तभी एक और हलचल हुई। सामने लटक रही विंड चाइम से लाल रंग की एक रोशनी निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी में अंकित ने देखा कि एक काले रंग की लंबे बालों वाली लड़की की परछाई वहां खड़ी थी। वह परछाई और भी भयानक थी। उस लड़की का पूरा शरीर जला हुआ था। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी थी और होठों के पास से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे अंकित की ओर बढ़ने लगी। अंकित यह सब देखकर कांप रहा था, लेकिन वह बर्फ की तरह जमे हुए था। ऐसा लग रहा था कि वह अब बेहोश होने वाला है। उसका सपना मानो सच हो रहा था। उसके चारों तरफ कई भयानक नकारात्मक शक्तियों ने उसे घेर रखा था। वह भयानक लड़की अंकित के पास आ गई। पूरे कमरे में आतंक का माहौल छा गया। अंकित इस भयानक आतंक को और सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। अब अंकित का शरीर हवा में उठने लगा। उसके शरीर से सड़ा हुआ मांस नीचे गिरने लगा। अंकित के खून और सड़े हुए मांस को कई शैतानी शक्तियां और वह भयानक लड़की खाने लगी। पिछले 4 दिनों से एक कमरे का दरवाजा नहीं खुला है। बाहर से इतना पता चलता है कि कमरे के अंदर कोई तो है। इसके अलावा अंदर से कई प्रकार की दुर्गंध भी आ रही है। उस कमरे के मालिक किशन गुप्ता ने बताया कि कल ही एक और आदमी यहां रहने आने वाला है। उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद था, इसलिए आज खुद ही मिलने चले आए। उन्होंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, तब अंदर से आवाज आई, आ रहा हूं। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था वह आदमी जो 6 दिन पहले यहां रहने आया था, अंकित। किशन गुप्ता ने एक बार अंकित को देखा, फिर अंदर आकर कमरे का मुआयना करने लगे। अंदर सब कुछ एकदम ठीक था। बालकनी के दरवाजे के पास विंड चाइम टुन टुन कर रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद एक चीज ठीक नहीं थी, अंकित। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सड़ गया हो और ठीक होने की प्रक्रिया में हो। उसके कपड़े गंदे थे। शरीर असामान्य रूप से पतला हो चुका था। उसकी गले की हड्डी बाहर की ओर झूल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची हो और न जाने कितने दिनों से उसने कुछ खाया हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। ऐसा हुलिया तो 6 दिन पहले अंकित का नहीं था। किशन गुप्ता ने हैरानी से कहा, क्या बेटे, खा पी नहीं रहे हो क्या? अंकित हंसते हुए बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं चाचा, बस तबीयत थोड़ी खराब है। जल्दी ही अपनी भूख प्यास बुझाकर ठीक हो जाऊंगा। किशन गुप्ता, जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर है, ने यहां के कमरों में कई लड़कों और आदमियों को रहते देखा था, लेकिन ऐसा उत्तर उन्होंने किसी से नहीं सुना था। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि आखिर अंकित ने क्या कहा। फिर उन्होंने पूछा, तबीयत खराब है तो दवाई खा रहे हो या नहीं? यहां शहर में बीमारियां होने में देर नहीं लगती। पानी बदला है तो ऐसा हो सकता है। अंकित फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मेरी दवाई तो मेरा शरीर ही है। जितना शरीर में पा जाऊं उतना ही मैं ठीक हो जाऊंगा।
ने क्या कहा, यह बात किशन गुप्ता के दिमाग में नहीं घुसी। अब उनका मन कह रहा था कि भले ही वह इस जगह के मालिक हैं, लेकिन उन्हें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। विंड चाइम टुन टुन कर रहा था। अंकित के बारे में और कई बातों को सोचते हुए किशन गुप्ता ने बालकनी की ओर देखा। विंड चाइम की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह विंड चाइम तुम्हें पसंद आया। इसके पहले जो यहां रहती थी यह उसी की है, पर वह बेचारी। कहते कहते किशन गुप्ता का चेहरा उतर सा गया, मानो उनके चेहरे ने बता दिया हो कि जो इससे पहले यहां रहती थी उसके साथ कुछ भयानक घटना हुई थी। बहुत कुछ सोचते हुए वह एकटक बालकनी की ओर देखते रहे। इसी बीच अंकित ने कहा, यह विंड चाइम तो मुझे बहुत पसंद है, या कहें मैं तो अब उसी में रहता हूं। यह बात भी किशन गुप्ता के सिर के ऊपर से निकल गई, पर उन्हें कुछ याद आया। ऐसी अजीब बातें उनसे केवल इससे पहले यहां रहने वाली एक लड़की ही करती थी। अरे नहीं, आज उसी के ख्याल के कारण क्या क्या सोच रहा हूं, मन ही मन बोले किशन गुप्ता। फिर कहा, अच्छा हाँ, और एक खबर जो मैंने पहले बताई थी वो यह कि 2 सप्ताह बाद एक लड़का आने वाला था। वह कल या परसों ही आ जाएगा, जो तुम्हारे साथ ही शिफ्ट होगा। अंकित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने अजीब ढंग से अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई और बोला, अच्छा है, आने दो। किशन गुप्ता ने कमरे को एक बार फिर ठीक से देखा और वहां से निकलने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर आ जाना चाहिए। वहां एक अजीब सी घुटन थी और ऊपर से अंकित की रहस्यमयी बातें तो और भी असहज कर रही थीं। बाहर जाते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपने शरीर का ख्याल रखना, दवाई लेते रहना, और जो भी बीमारी हो, कुछ दिक्कत हो तो तुरंत बताना। रात का समय, अंकित के कमरे में अंधेरा छाया हुआ है। वह विंड चाइम के नीचे बैठा कुछ बोल रहा है जिसे समझा नहीं जा सकता। बालकनी के पास एक काली परछाई खड़ी होकर हंस रही है और कमरे के अंदर एक भयानक डरावनी आवाज के साथ प्रेत की छायाएं इधर उधर घूम रही हैं। ऐसा लग रहा है कि विंड चाइम और अंकित अब एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। अंकित का चेहरा अब बेहद भयानक हो गया है और उसकी लाल आंखें विंड चाइम को लगातार घूर रही हैं। विंड चाइम एक अजीब लय में टुन टुन कर रहा है। दोपहर का दृश्य। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। एक आदमी दरवाजे को खटखटा रहा है। उसकी उम्र करीब 30-31 साल की होगी। उसके घने बाल, गोरा रंग और शर्ट पैंट का पहनावा उसे साधारण आदमी दिखा रहा है। उसके साथ 2 बैग भी हैं। उसने 3-4 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब उसने कमरे के मालिक किशन गुप्ता को फोन लगाने के लिए जेब से मोबाइल निकाला ही था कि दरवाजा चूं की आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। दरवाजे को पूरा खोलकर देखा तो कमरे के अंदर का दृश्य बेहद अजीब था। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थीं, जिससे एक गहरा अंधेरा कमरे में फैला हुआ था। उस आदमी ने सोचा कि शायद कोई अंदर नहीं है, पर दरवाजा तो अंदर से बंद था। एक बदबू अचानक उसकी नाक से टकराई, मानो अंदर किसी की लाश सड़ रही हो। लेकिन फिर अचानक पूरे कमरे में एक सुगंध फैल गई और लाइट जल उठी। लाइट के अचानक जलने से वह चौंक गया। स्विच बोर्ड के पास उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है जो अपने चेहरे पर एक अजीब सी हंसी लिए उसे देख रहा है। उसका चेहरा पहले विभत्स लग रहा था, पर अब सामान्य दिख रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह आदमी एक शैतानी साया हो, पर देखने वालों के लिए वह बस एक साधारण व्यक्ति था। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो आप हैं अंकित? कमरे के मालिक ने मुझे बताया था। अंकित ने जवाब दिया, हाँ, और आप कौन? आदमी ने कहा, मैं राकेश, यहीं जौनपुर से। यहां एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी है। और आप यहां कैसे? बातों का सिलसिला शुरू हो गया। राकेश अपना सामान रखने लगा और बेड को ठीक किया। उसने बालकनी का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, टिन-टिन की आवाज आई। उसे सुनकर राकेश बोला, अच्छा, कमरे में अंधेरा करके क्यों सो रहे थे? अंकित, जो एक कौतूहल भरी नजर से राकेश को देख रहा था, धीरे से हंसकर बोला, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। राकेश ने विंड चाइम की ओर देखा और पूछा, और ये विंड चाइम? अंकित की आवाज अचानक बदलने लगी। शांत आवाज अब एक तीखी शैतानी आवाज में बदल गई।
अंकित जोर से हंसते हुए बोला, यही तो इस कमरे की जान है। राकेश ने इससे पहले भी विंड चाइम देखे हैं, पर यह उन सबसे साइज में बड़ा है। विंड चाइम खूबसूरत तो है, पर इसे देखकर लग रहा है कि यह सालों पुराना है। सबसे बड़ी बात यह कि इसका कांच नहीं। उसे इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने सोचा, होता होगा। अब उसका ध्यान अंकित की तरफ गया। अंकित की आंखें लाल थीं। कपड़े ऐसे लग रहे थे मानो कई दिनों से धोए न गए हों। नाखून सामान्य से कुछ बड़े और चेहरा ढंसा हुआ था। अंकित को देखकर राकेश के मन में सवाल उठा, शायद बीमार हैं क्या? राकेश, जो बातूनी स्वभाव का था, यह बात मन में रखने के बजाय सीधे पूछ बैठा, अंकित जी, आप बीमार हैं क्या? आपको देखकर ऐसा लग रहा है। अंकित हंसते हुए बोला, आपको पता चल जाएगा। राकेश ने मन में सोचा, यह कैसा उत्तर हुआ? उसने एक बार फिर पूछा, आपने क्या कहा? पर अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले फिर से अपने बेड पर लेट गया। राकेश जब से इस कमरे में आया था, उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। शायद यह थकावट का असर था या फिर नए स्थान पर आने का, लेकिन कमरे में कुछ अलग बात जरूर थी। एक अनजाना नशा, जैसे कोई कह रहा हो, सो जाओ और काल आकर तुम्हें खा जाएगा। राकेश को नींद आने लगी। उसकी आंखें मानो अपने आप बंद हो रही थीं। थका हुआ शरीर लेकर वह भी बेड पर आराम करने के लिए लेट गया। शाम का अंधेरा ऐसा लग रहा था मानो राकेश पर कोई काला साया छाने वाला है। विंड चाइम धीमे धीमे टुनटुन कर रहा था। उसके नीचे अंकित बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर नहीं, यह शरीर नहीं हो सकता, पूरी तरह सड़ा हुआ। कई जगह मांस गल चुका था और हड्डियां बाहर झांक रही थीं, पर उसका चेहरा और सिर बिल्कुल ठीक था। यह भयानक दृश्य किसी सड़े हुए मृत शरीर जैसा था, लेकिन वह जीवित था। उसके अंदर कोई भयंकर आत्मा ने कब्जा कर रखा था, जो शायद राकेश के साथ मौत का खेल खेलने वाली थी। वह उसकी हड्डियों को चबाकर खून को शरबत की तरह पीने वाली थी। इसी बीच राकेश आंख मलते हुए उठ गया। वह बहुत देर तक सोया हुआ था। जम्हाई लेते हुए उसकी नजर विंड चाइम की तरफ पड़ी। नहीं, विंड चाइम के नीचे अंकित दीवार से पीठ सटाए बैठा हुआ था और भयानक नजरों से राकेश को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। राकेश बिना कुछ कहे देख रहा था कि आखिर इस आदमी को दिक्कत क्या है। उसने सोचा, शायद ये थोड़ा पागल है। हंसते हुए उसने कहा, अंकित, वहां नीचे ऐसे क्यों बैठे हो? अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राकेश को ऐसी नजरों से देखा मानो अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर इधर उधर फेरी। राकेश उठकर बाथरूम चला गया। जाते हुए वह मन ही मन सोच रहा था, लगता है अंकित बहुत मजाकिया है, पर उसकी हरकतें मजाक जैसी नहीं लगती। शाम अब धीरे धीरे रात में बदल रही थी। घड़ी 7 बजने को थी। राकेश ने एक बार अंकित से पूछा, क्या तुम रात का खाना खाने बाहर चलोगे? अंकित ने सिर हिलाकर मना कर दिया और बालकनी की तरफ जाकर खड़ा हो गया। राकेश बाहर निकल गया। उसे भूख लगी थी। बिल्डिंग से कुछ दूरी पर कई होटल थे। राकेश के जाने के बाद कमरे का नजारा और भयानक हो गया। एक सड़ा हुआ मुर्दा जो जीवित था। चारों तरफ काली परछाइयां कमरे को अपने आगोश में ले रही थीं। राकेश वापस आया और बेड पर बैठते हुए बोला, यह विंड चाइम इतनी तेजी से क्यों हिल रहा है? अंकित भारी आवाज में बोला, विंड चाइम से खुद ही पूछ लो। राकेश ने कहा, पता है, कहते हैं कि विंड चाइम नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेतों की उपस्थिति का संकेत देते हैं, पर यह कैसा संकेत है यह मैं नहीं जानता। वैसे बाहर हवा भी ज्यादा नहीं चल रही, फिर भी यह इतना क्यों हिल रहा है? अंकित ने जोर से हंसी लगाई और अजीब तरीके से राकेश को देखने लगा। रात के 11 बजे राकेश को फिर से एक नशा सा महसूस होने लगा। उसकी आंखें कंट्रोल से बाहर थीं और उसे बहुत तेज नींद महसूस हो रही थी। इसीलिए वह जल्दी से लेट गया। अंकित ने कमरे की लाइट बंद की। नहीं, अंकित उठा भी नहीं बेड से और लाइट अपने आप बंद हो गई। रात के उस वक्त लगभग 1 बजने वाले थे। राकेश को लगा कि मानो उसके चारों तरफ कोई खड़ा है। जो भी था, उसकी भयानक आवाज राकेश के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। राकेश अचानक उठ गया। कमरे में घुप अंधेरा था।
इस अंधेरे से डरावना कुछ और नहीं था। किसी कारण से यह अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा लग रहा था, मानो काला कोहरा जमा हुआ हो। तभी एक हंसने की आवाज आई, ऐसी आवाज की धड़कनें तेज हो जाएं। राकेश ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल लेने की कोशिश की और बिस्तर पर इधर उधर हाथ मारा, पर मोबाइल नहीं मिला। सोते वक्त तो उसने यहीं रखा था। तभी एक और भयानक आवाज आगे से आई। राकेश को ऐसा लगा कि वह अब इस कमरे में नहीं है, वह किसी श्मशान में बैठा हुआ है, जहां कई भूत पिशाच उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। वे सब राकेश को देखकर हंस रहे थे। उनके शरीर पर खून के छींटे और धब्बे थे। राकेश उठने ही वाला था कि उसे लगा वह पूरी तरह जम गया है। उसकी नजर विंड चाइम की तरफ गई। वहां से एक रोशनी निकल रही थी, जिसमें एक भयानक चेहरा दिख रहा था। वह टेढ़ा मेढ़ा चेहरा चलकर उसी की तरफ आ रहा था। राकेश चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले से निकलते हुए भी जैसे कहीं दूर तक नहीं जा रही थी। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी और राकेश पर मौत टूट पड़ी। आगे एक और भयानक चेहरा दिखा। यह अंकित था, जो राकेश के गले की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। कई शैतानी शक्तियों ने राकेश को जकड़ लिया था। वे सभी मानो उसी विंड चाइम के पास से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस विंड चाइम से भूतों और शैतानों की कोई दुनिया खुलती हो। उधर विंड चाइम इस समय अपनी पूरी धुन पर बज रहा था। उसकी तेज और अजीब आवाज मानो मौत का संगीत हो। सुबह सुबह बिल्डिंग के पास हंगामा था। लोगों के चेहरों पर आतंक साफ दिख रहा था। वे घबराए हुए थे। किसी किसी के मुंह से निकल रहा था कि इस इलाके में अपराध बहुत बढ़ गया है। लोग नीचे खड़े होकर ऊपर के भयानक नजारे को देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। आसपास के कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसी घटना यहां दूसरी बार हुई है। इससे पहले एक लड़की की मौत भी कुछ इसी तरह यहां हुई थी, और आज एक आदमी का। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सीढ़ी से चढ़कर जब वे कमरे के अंदर गए तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। बेड के पास एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिसमें कहीं कहीं सड़ा हुआ मांस चिपका हुआ था। कमरे में भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। आसपास खून के छींटे थे। पास के एक और बेड पर खून और शरीर के चिथड़े बिखरे पड़े थे, मानो हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया हो। बाहर बालकनी में राकेश का शरीर झूल रहा था। किसी ने उसे मारकर वहां लटका दिया था। उसके शरीर की कई जगहों से मांस फाड़ा गया था, मानो किसी ने चाकू से उसे चीर दिया हो। यह दृश्य इतना विभत्स था कि पुलिस वाले भी हैरान और आतंकित हो गए। उनके मन में सवाल उठा कि यह सड़ता हुआ शरीर किसका है। शायद किसी ने इसे 5-6 दिन पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। यहां के मालिक किशन गुप्ता को बुलाया गया। वह यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि राकेश कल ही आया था, और किशन गुप्ता ने उस सड़ते हुए आदमी को देखकर बताया कि वह अंकित है, जो 1 हफ्ते पहले ही यहां आया था। अभी परसों ही तो किशन गुप्ता अंकित से मिले थे, और एक ही दिन में यह सब कुछ कैसे हुआ। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। केवल उन्हें ही नहीं, यहां तक कि पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन दोनों मौतों की पुलिस कार्रवाई शुरू हुई और उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसी कमरे में आज से करीब 6 महीने पहले भी एक लड़की की मौत इसी विभत्स और भयानक तरीके से हुई थी, और उस मौत का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला था कि आखिर वह कैसे हुई थी। अब एक बार फिर उस घटना के चर्चे बढ़ गए। इन दोनों मौतों का संबंध भी हो सकता है। पूरे कमरे की तलाशी ली गई, पर कुछ नहीं मिला, न ही कोई साक्ष्य। आखिर कत्ल किया कैसे, यह नहीं समझ आ रहा था। उन दोनों के घर वालों को भी खबर कर दी गई। घर वालों पर तो मानो बिजली सी गिर गई। अचानक किसी के मौत की खबर। अभी कुछ दिन पहले ही उनके घर का लड़का उस कमरे में गया था, पर वहां से उन दोनों की मौत की खबर बाहर आई। केस को सॉल्व करने के लिए लखनऊ के क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेटर जगदीश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। जगदीश शर्मा वहां के एक जाने माने क्राइम सॉल्व पुलिस थे। उन्होंने कई सारे उलझे हुए केस हल किए थे। इस विभत्स और रहस्यमय घटना को सॉल्व करने का जिम्मा भी उन्हीं के ऊपर आया। उनकी उम्र 50 के आसपास थी। उनकी पत्नी स्वर्ग से धार गई थी, शायद किसी बीमारी से। नाम ब्रेन ट्यूमर। उनकी एक बेटी है
जिसके हाथ अभी तक पीले नहीं हुए, इसीलिए दोनों साथ रहते हैं। उनकी बेटी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। जगदीश जी ने पूरे कमरे की तलाशी ली और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई भी निशान हत्यारे के नहीं मिल रहे थे। अंत में खून लगे हुए कुछ चीजों को इकट्ठा करने लगे। इसके अलावा उन्होंने फिंगरप्रिंट एनालिसिस के लिए भी कुछ सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने ध्यान से एक जगह देखा कि बेड के पास से खून के छींटे बालकनी की तरफ जाते हुए एक जगह खत्म हो गई थी। टुन टुन एक आवाज जगदीश जी के कान में आई। खून के छींटे जहां खत्म हो रहे थे वहां ऊपर एक विंड चाइम झूल रहा था। उन्होंने उस विंड चाइम को ध्यान से देखा। नहीं, इस विंड चाइम पर क्यों शक करूं, ऐसा जगदीश जी ने अपने मन में कहा। शायद कत्ल करने वाला शरीर को यहां तक लाया था। अब उन्होंने सोचा, ओह छोड़ो, मैं यह सब क्यों सोच रहा हूं। अब उन्हें इस कमरे के केस को लेकर जरा भी ध्यान नहीं लग रहा था। केवल बार बार उस विंड चाइम को देख रहे थे। उसके टिन टुन की आवाज में मानो एक आकर्षण था। जगदीश जी का मन कह रहा था कि इस विंड चाइम को देखता ही रहूं या फिर इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे भी वह विंड चाइम सुंदर तो है, पर पुराना लगता है। एक बार के लिए उनके मन में आया कि कहीं इस विंड चाइम का तो इस घटना से कोई लेना देना नहीं। मैं भी ना छोटे छोटे वस्तुओं के साक्ष्य की तलाश में इस विंड चाइम को खूनी समझ रहा हूं। मुझसे बड़ा पागल क्या कोई और है। यही बड़बड़ाते हुए जगदीश जी खुद पर ही हंसने लगे। इस विंड चाइम को भी परीक्षण के लिए लैब में ले जाएंगे, शायद इसमें कोई फिंगरप्रिंट या कुछ हो। यही सोचकर उन्होंने उस विंड चाइम को, जो कि झूल रहा था, नीचे उतारा। जैसे ही उन्होंने उसे नीचे उतारा, पूरे कमरे में एक आवाज और एक परछाई खेल गई। उन्होंने तुरंत ही चारों तरफ देखा, पर कुछ नहीं था। एक सेकंड के लिए शायद कोई खौफ था। जगदीश जी उस विंड चाइम को हाथ में लेकर इधर उधर से उसे देखने लगे। उनका मन कह रहा था कि उसे अपने साथ ले जाऊं और अपने प्रिय गैलरी में सजा कर रख दूं, लेकिन आखिर क्यों, यह बात उन्हें समझ नहीं आया। कुछ और संदिग्ध सामान और उस विंड चाइम को लेकर जगदीश जी चल दिए। वैसे जगदीश जी के बारे में एक और बात जानना जरूरी है। जैसे कई लोगों को एंटीक पुरानी चीजों को रखने का शौक होता है, वैसे ही इन्हें अपने द्वारा सॉल्व किए गए या हर केस की एक वस्तु को निशानी के रूप में अपने पास रखना पसंद है, जिससे उन्हें वह यादें हमेशा याद आए कि किस दिमागी उलझन को सुलझाकर उन्होंने इन केसों को सॉल्व किया था। जैसे कि एक महिला के कहने पर उसके प्रेमी ने अपने दोस्त को उस महिला के पति को मारने का प्लान किया, पर वह काम उसके दोस्त के भाई ने पूरा किया। है ना? कितना उलझा हुआ यह मर्डर केस। इस केस को हल कर लाश वाले कमरे से एक अलार्म घड़ी जगदीश जी अपने साथ ले आए। और भी ऐसे ही न जाने कितने केसों को सॉल्व कर उन्होंने वहां से कुछ न कुछ लेकर अपने गैलरी में सजाया है। उन्होंने इसके लिए बखूबी एक गैलरी भी बनाई है, जिसमें इन वस्तुओं को सजाकर रखा गया है। अभी गाड़ी चलाते वक्त उनके मन में एक ही बात आ रही थी कि इस विंड चाइम को घर ले जाऊं। वैसे भी वह इस केस को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है। और वैसे भी इन मौतों से इस विंड चाइम का क्या ही संबंध हो सकता है। बस यही सब उनके मन में घूम रहा था। इस विंड चाइम में कुछ तो आकर्षक अवश्य है। अब उन्हें कौन बताए कि इन मौतों का कारण उनके पास ही है, जिन्हें वह अपने घर ले जा रहे हैं। दिन भर कई जगह जगदीश जी भाग दौड़ करते रहे। कभी डेड बॉडी चेक और सस्पेक्ट चेकिंग लैब, कभी पूछताछ तो कभी कुछ और। रात के 9 बजे जगदीश जी अपने घर पहुंचे। उन्होंने उस विंड चाइम को कहीं पर भी नहीं रखा था और उसे अपने साथ लेकर आए थे। घर में आकर जगदीश जी उस विंड चाइम को लेकर अपने सजाने वाले गैलरी की तरफ जाने लगे। उनका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था, मानो उस विंड चाइम ने उन पर कोई जादू कर दिया है, या शायद उस विंड चाइम ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। उनको घर के अंदर आते देख उनकी लड़की हर्षिता बोली, पापा फ्रेश हो जाइए, खाना लगा दिया है। जगदीश जी अनसुना करते हुए अपने गैलरी की तरफ बढ़ चले। यह एक छोटा सा कमरा है। यहां कई सारे लकड़ी के बॉक्स जैसे बने हुए हैं।
और उनके अंदर एक एक बॉक्स में अलग अलग सामान रखा हुआ है। कहीं कोई पेन, कहीं सजावटी वस्तु, कहीं कुछ और, जिसके ऊपर केस का नाम और तारीख भी लिखा हुआ है। वहीं पास ही एक कील से उस विंड चाइम को उन्होंने लटका दिया। अभी तक उन्होंने इस केस को हल नहीं किया था। यही एक खटक था। रात का खाना खाने के बाद जगदीश जी सोने चले गए। आज उनके शरीर में कुछ ज्यादा ही थकान थी, इसीलिए लेटते ही सो गए। वैसे आज उनके घर के वातावरण में अचानक ही कुछ बदलाव हो गया था। एक घुटन सा था। कुछ आवाजें जो भयानक थीं पर दबी हुई थीं, परछाइयां रात के अंधेरे में साफ थीं। उधर जगदीश जी एक भयानक सपना देख रहे थे। उनको भयानक रूप वाले अमानवीय प्रेतों ने घेर रखा था। वो सभी उन्हें चबाना चाहते थे। कोई उनके खून को चूस रहा था तो कभी वो कहीं पड़े हुए थे। उनका शरीर कंकाल बन चुका था पर सिर नहीं था। यह दृश्य ऐसी थी जिसमें उनकी मौत हो चुकी थी। हे भगवान, कितना भयानक सपना था, कहते हुए जगदीश जी उठे। बाहर सुबह हो गई थी। उनका सिर दर्द कर रहा था और शरीर भारी था। उन्हें बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। ऐसे तो नहीं चलेगा। कल ही एक केस को अपने हाथ लिया हूं, आज ऐसे ही पीछे नहीं हट सकता, उन्होंने मन में सोचा। नित्य क्रिया कर एक टेबलेट पैरासिटामोल खाई और फिर बाहर वॉक पर निकल गए। बाहर निकल टहलते हुए उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जगदीश जी का मन कहीं खोया हुआ था। बार बार कल रात के सपने उनके मन को झकझोर रहे थे और वह भयानक दृश्य भी, जिसमें उनके मृत शरीर को नरकंकाल खा रहे थे तो कहीं उन्हें घेर कर प्रेत पिशाच नाच रहे थे जो उनके खून को पी जाना चाहते थे। टहलकर जगदीश जी वापस लौटे तो सुबह के 8 बजने वाले थे। उन्हें हर्षिता नहीं दिख रही थी, शायद अभी तक सो रही थी, पर वह तो सुबह ही उठ जाती है। आज नाश्ता भी वह नहीं बना रही थी। सुबह तक हर्षिता को नाश्ता बनाना काफी पसंद है। हर्षिता के रूम को उन्होंने खटखटाया और उसे बुलाया। बेटी, अभी तक उठी नहीं, 8 बजने वाले हैं। 1-2 बार और बुलाया पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि हर्षिता कमरे के अंदर बेड के नीचे पड़ी हुई है। जाकर उसे जगाने लगे तो फिर भी वह नहीं जाग रही थी, क्योंकि वह शायद बेहोश हो गई थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसे जल्दी से उठाकर उन्होंने बेड पर सुला दिया। जगदीश जी ने अपनी बेटी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वह चिल्लाते हुए जाग गई। हर्षिता डर से हाँफ रही थी। घबराकर जगदीश जी ने पूछा, क्या हुआ हर्षिता? हर्षिता अब थोड़ा सामान्य होते हुए बोली, कल आधी रात मैं किचन में पानी लेने गई। उसी वक्त मुझे कुछ आवाज आपके गैलरी से सुनाई दे रही थी। मुझे लगा वहां शायद आप हैं। मैंने आपको बुलाया भी और फिर वहां जाकर देखा तो कोई नहीं था। फिर जब गैलरी की लाइट बंद किया तो मुझे लगा कोई वहां है जो वहीं लटक रहे एक विंड चाइम को हिला रहा था। फिर जल्दी से मैंने लाइट जलाई तो केवल वह विंड चाइम ही हिल रहा था। मुझे लगा कोई वहम है। फिर मैं अपने रूम में चली आई। कुछ देर बाद फिर एक आवाज आई और मुझे लगा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। उठकर जल्दी से देखा तो यही कहते हुए हर्षिता चुप हो गई। उसके चेहरे पर डर के भाव झलकने लगे। वह दरवाजे की तरफ देखने लगी और उस तरफ इशारे से दिखाकर बोली, वहीं पर एक भयानक चेहरे वाली एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के भयानक कटे हुए चेहरे को देखकर शायद मैं डर से बेहोश हो गई और उसके बाद कुछ याद नहीं। जगदीश जी थोड़ा सा हंसीते हुए बोले, बेटी, तुमने जरूर कोई सपना देखा है, इसीलिए शायद डर के कारण बेड से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। क्या कल रात तुमने कोई हॉरर मूवी तो नहीं देखी थी? हर्षिता सिर को नहीं में हिलाकर बोली, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सच में वहां एक भयानक लड़की की परछाई जैसा कुछ देखा था। जगदीश जी अपनी बेटी के माथे को छूकर बोले, अच्छा चलो ठीक है, अब वो सब भूल जाओ, कुछ नहीं है। एक पैरासिटामोल टेबलेट खा लो, तुम्हें कुछ बुखार है। मैं कुछ देर बाद कुछ और अच्छी दवाइयां ला दूंगा। अब जगदीश जी अपने गैलरी रूम में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि 2-3 सामान नीचे गिरा हुआ था। क्या सच में कोई यहां घुसा था? कहीं कोई चोर तो नहीं? इसीलिए उन्होंने बाहर के सीसीटीवी को चेक किया, लेकिन नहीं, उसमें भी कोई नहीं दिखा। उन्होंने मन ही मन में कहा,
ये साले चोर लोग क्या पुलिस के घर में भी आएंगे? उनकी इतनी हिम्मत नहीं। कुछ देर बाद जगदीश जी अपने काम पर निकल गए। आज भी कई तरह के जांच के बाद भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि अंकित और राकेश की हत्या कैसे हुई। इसके अलावा कुछ ही महीनों पहले वहीं पर हुए एक और हत्या का कारण अब भी नहीं पता चला। वह केस भी कुछ ऐसा ही था। शाम को जगदीश जी घर आए। हर्षिता की तबीयत अब कुछ ठीक थी। जगदीश जी फ्रेश होकर फिर एक बार गैलरी में जाकर बैठे और कुछ रिपोर्ट पढ़ने लगे। यहां एक टेबल और चेयर रखा हुआ है। यहीं पर बैठना उन्हें अच्छा लगता है और साथ में खुद के बीते समय को देखना भी, जिसमें कई धरोहर रखी हुई हैं। नया धरोहर जुड़ा तो है इस गैलरी में, पर वह अभी अधूरा है। बाहर शाम का अंधेरा हो गया था। जगदीश जी को अभी अपनी इस गैलरी में आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, पर आज यहां उन्हें एक घुटन सा महसूस हो रहा था। इस जगह पर मानो किसी की नजर उन्हें बार बार देख रही है। इसके अलावा विंड चाइम के टुन टुन की आवाज उन्हें सुनाई दे रही है। विंड चाइम हिल रहा है, पर यहां उतनी तेज हवा भी नहीं है। फिर भी उसकी चाल कुछ तेज ही है, पर क्यों यह समझ से बाहर है। जगदीश जी को आज यहां बैठने का मन नहीं कर रहा था। उनका मन कर रहा था कि यहां कहीं बाहर चला जाए। आज सुबह से ही उनके शरीर में दर्द है, इसीलिए शायद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। वहां से उठकर जाने ही वाले थे कि उन्हें लगा कोई यहां है। फिर उनके मन में आया कि क्यों ना इस विंड चाइम को अपने रूम में ले जाएं। न जाने क्यों वह विंड चाइम उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। उसके पास खड़े होकर उसे एक तक देखने लगे। कुछ देर देखकर उन्होंने निश्चय किया कि उस विंड चाइम को अपने कमरे में ले जाकर लटकाएंगे। वैसे जगदीश जी इस गैलरी के किसी भी सामान को अपने रूम में नहीं ले जाते, पर उन्हें इस विंड चाइम को ले जाने का कुछ ज्यादा ही मन है। विंड चाइम एक सकारात्मकता का प्रतीक है। यह जहां भी रहता है वहां नकारात्मक भ्रम नहीं आता। यही सोच उनके मन में बार बार आ रही है। अब उन्होंने फिर सोचा कि विंड चाइम को रूम में कौन लगाता है। इसे तो कहीं दरवाजे या बाहर की तरफ लगाते हैं। एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर एक मिनट तो इसी ख्याल में खोए रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब उन्होंने निश्चय किया कि इस विंड चाइम को अपने रूम में ही ले जाएंगे। उस विंड चाइम को अपने रूम में ले जाने के लिए उतारने ही वाले थे कि उन्हें हर्षिता के बुलाने की आवाज सुनाई दी। अचानक ही जगदीश जी का मन किया कि नहीं, इसे यहीं रहने देता हूं। वैसे भी यह विंड चाइम क्राइम हुए जगह की है, इसीलिए यह गैलरी ही इसके लिए सही जगह है। आधी रात होने वाली थी, पर हर्षिता को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में एक डर बैठ गई थी। हर्षिता बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई दरवाजे के उस तरफ कमरे के बाहर चहलकदमी कर रहा है। इसके अलावा हर्षिता ने जो दृश्य कल रात देखा था वह कोई स्वप्न नहीं था। उसने तो सचमुच कुछ बहुत भयानक देखा था। वही दृश्य हर्षिता की आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। वही एक भयानक सी दिखने वाली लड़की का डरावना दृश्य हर्षिता बार बार सोच रही थी। कुछ देर बाद हर्षिता को नींद आ गई। नींद आते ही एक डरावने भयानक सपने ने उसे घेर लिया। वह किसी अनजाने जगह पर खड़ी थी। वहां चारों तरफ एक गहरा अंधेरा और चारों तरफ से भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं। अब अचानक ही चारों तरफ से कुछ परछाई दिखने लगे, जिनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, और उन सभी के बीच से ही एक भयानक आकृति की पिशाचिनी जैसी कोई लड़की धीरे धीरे चलते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। हर्षिता चिल्लाते हुए भाग रही थी, पर कहां? वह कुछ नहीं जानती। सभी भयानक परछाइयां उसे मार डालना चाहती थीं। भयानक सपने के कारण हड़बड़ाकर हर्षिता ने अपनी आंख खोली। पूरे कमरे में अंधेरा था। अपने पास ही एक जगह पर दो लाल जलती आंखें वह साफ साफ देख रही थीं, और चारों तरफ से डरावनी परछाई ने उसे घेर लिया था। मानो हर्षिता का सपना उसकी नजरों के सामने घटित हो रहा था। वह डर से चिल्लाना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, जिनमें वहां से उठकर भागने की ताकत तक नहीं थी। उसी वक्त वह बेहोश हो गई और वहीं खड़ी एक भयानक आकृति उसके अंदर धीरे धीरे समा गई। कुछ देर बाद हर्षिता खड़ी हुई। उसकी आंखें पहले से अब बदल गई थीं।
उसकी होंठ के एक कोने में कुटिल मुस्कान थी, मानो किसी काम में उसे फिर सफलता मिली है जिसे वह चाहती थी। शरीर हर्षिता का है, पर उसके अंदर कोई और है। इसके अलावा उसकी चाल ढाल देखकर कोई भी डर जाए। हर्षिता दरवाजा खोलकर धीरे धीरे अपने पिताजी के गैलरी की तरफ बढ़ चली, जहां से एक टिन टुन की आवाज आ रही थी और पूरा गैलरी एक लाल रोशनी से भर गया था। सबसे भयानक बात यह है कि हर्षिता का चेहरा तो ठीक है, पर उसके शरीर पर मानो किसी ने जगह जगह जला दिया है। वह चलते हुए जा रही है, लेकिन उसके पैर फर्श से एक हाथ ऊपर हैं। वह हवा में ही चलते हुए जा रही थी। यह सब दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। गैलरी में जाकर हर्षिता ने उस विंड चाइम को लिया और अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे के अंदर से कई भयानक आवाजें और उसके साथ ही कुछ पढ़ने की आवाज भी आ रही है। अंदर अंधेरा है, सड़न की दुर्गंध है, टुन टुन की आवाज है, कई विभत्स चेहरे हैं, पर उनमें सबसे अजीब हर्षिता है जो उस विंड चाइम के नीचे बैठी हुई है, ना जाने क्यों। उधर जगदीश जी को एक गहरी नींद ने घेर रखा है, पर उनकी लड़की के साथ क्या हो रहा है ये नहीं जानते। क्या अपने हाथों से ही उन्होंने अपनी लड़की की मौत को अपने घर लेकर आए हैं? अगर हां, तो वह इससे बचेंगे कैसे? सुबह जगदीश जी नींद से जागे। आज रात फिर उन्होंने कुछ भयानक देखा। फिर सपने में वो सभी भयानक और विभत्स आकृतियां उनके शरीर को चीड़ फाड़ कर खा रही थीं। जगदीश जी कमरे से बाहर निकले। बाहर धुंधले सुबह की किरण ने अपनी आभा दिखा दी है। नित्य क्रिया कर न जाने क्या सोच एक बार गैलरी में गए और इधर उधर देखा। यहां उनके गैलरी से कुछ गायब है। जो कल यहां था आज यहां नहीं है। हां, विंड चाइम गैलरी के पास नहीं लटक रहा। यहां नहीं है तो आखिर गया कहां? हर्षिता उनके इस गैलरी के किसी भी सामान को कभी नहीं छूती और ना ही कोई सामान यहां से ले जाती है। तो फिर विंड चाइम गया कहां? ज्यादा कुछ न सोच जगदीश जी बाहर निकल गए। सुबह टहलकर जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि हर्षिता आज फिर अभी तक नहीं जागी है। कहीं कल की तरह फिर से डरकर बेहोश तो नहीं हो गई। यही सोच जल्दी से उसके कमरे के पास गए और दरवाजा खटखटाया। पापा, आप जाइए, मैं कुछ देर आती हूं। अंदर से हर्षिता की आवाज आई, पर उसकी आवाज बहुत भारी थी। कहीं हर्षिता ज्यादा बीमार तो नहीं हो गई, यही देखने के लिए जगदीश जी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि हर्षिता खिड़की की तरफ चेहरा करके खड़ी है। इसके बाद उन्होंने कमरे में इधर उधर देखा तो उनकी नजर कमरे के एक तरफ झूलते विंड चाइम पर पड़ी। उन्होंने हर्षिता से पूछा, हर्षिता, तुम इस विंड चाइम को यहां क्यों लेकर आई हो? वैसे भी गैलरी के किसी भी सामान को तुम हाथ नहीं लगाती। तुम्हें यह विंड चाइम बहुत पसंद आई है क्या? हर्षिता कुछ भी नहीं बोली। वह केवल जगदीश जी की तरफ पीठ दिखाकर खड़ी है। जब हर्षिता ने कुछ नहीं कहा तो जगदीश जी उस विंड चाइम को वहां से उतारने लगे। उसे मत उतारिए पापा, ये मेरी विंड चाइम है। ये कहते हुए वह खिड़की की तरफ से अपने पापा की तरफ मुड़ी। एक बार जगदीश जी समझ ही नहीं पाए कि यह किसकी आवाज है। इतना कठोर आवाज, इतना निरस, और इसके अलावा एक ही रात में हर्षिता के चेहरे में इतनी बदलाव। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरे पर एक गुस्से की भाव, होंठ सूख कर सफेद हो गए, दोनों गाल टूट चुके हैं। हर्षिता ऐसे खड़ी है जैसे शरीर में जान ही नहीं है और मानो किसी ने पकड़कर जबरदस्ती खड़ा किया हुआ है। एक क्षण में यह देख जगदीश जी हैरान और परेशान हो गए और तुरंत ही पास जाकर बोले, हर्षिता, तुम्हें क्या हुआ? शरीर इतना खराब, तुरंत डॉक्टर के पास चलो। जैसे ही जगदीश जी यह कहते हुए हर्षिता की बांह को पकड़ने वाले थे, वह चिल्लाते हुए बोली, चले जाइए यहां से, मैं ठीक हूं, पूरी तरह से ठीक। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, मैं अंधा नहीं हूं, चलो हॉस्पिटल, जगदीश जी बोले। हर्षिता धीरे धीरे विंड चाइम की तरफ गई और उस विंड चाइम को सहलाकर हंसते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ। यह क्या आश्चर्य की बात! जगदीश जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अभी कुछ मिनट पहले कौन सी हर्षिता थी और अब कौन सी है? हर्षिता अचानक ही पहले के जैसे स्वस्थ हो गई थी। सामान्य आंखें, कोमल गाल, चेहरा एकदम ठीक। तो फिर अभी कुछ देर पहले उन्होंने क्या देखा? हर्षिता तो एकदम ठीक है, पर अभी उन्होंने उसे देखा था।
तब मानो वह काफी बीमार थी। जगदीश जी को कुछ समझ नहीं आया, अब वह क्या ही बोले। इसीलिए फिर एक बार उन्होंने पूछा, कोई समस्या है तो बताओ हर्षिता। हर्षिता ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और सीधे कमरे से बाहर चली गई, यह कहते हुए कि यह विंड चाइम मेरे ही कमरे में रहेगा। जगदीश जी और कुछ नहीं बोले और ना ही उन्होंने हर्षिता से कोई सवाल पूछा। कुछ देर बाद जगदीश जी बाहर अपने काम पर चले गए। अंकित और राकेश की मौत के बाद एक और केस का रजिस्टर खुल गया था। उसी कमरे में एक और लड़की की मौत कुछ 5-6 महीने पहले हुई थी। मौत का कारण सुसाइड बताया गया था, पर इन 2 मौतों का संबंध भी उससे हो सकता है, क्योंकि राकेश की तरह वह भी बाहर ही बालकनी से लटकी हुई मिली थी। कातिल यह सब एक सीरियल किलिंग की तरह हत्या कर रहा है, पर क्यों? आखिर उस कातिल का क्या मकसद है और उस कमरे में रहने वाले को ही क्यों मार रहा है? यही सवाल जगदीश जी के मन में चल रहा था। उन्हें यह नहीं पता कि इन हत्याओं का कारण तो अब उनके गैलरी या कहीं उनकी लड़की हर्षिता के कमरे में है। जिस लड़की का केस खुला उसका नाम है निशा। निशा के घर वालों से फिर कुछ पूछताछ के लिए जगदीश जी ने उन्हें बुलाया और साथ ही अंकित और राकेश के घर वालों से भी पूछताछ की गई। उनके घर वालों को भी इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कुछ नहीं पता और दूर दूर तक उन 3 परिवारों का कोई संबंध नहीं है। इसी पूछताछ में पता चला कि निशा की मौत के पहले वह दार्जिलिंग अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी, जहां उसके कॉलेज के एक दोस्त राहुल की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी और वहां से आने के बाद जब निशा लखनऊ आई तो यहां उसकी मौत हो गई। राहुल के केस में भी पुलिस को ऐसे ही कोई साक्ष्य नहीं मिला था। अब तो यह पूरा केस ऐसा हो गया जिसकी कोई एक दिशा नहीं। किसने हत्या की, क्यों की और निशा के बाद अंकित और राकेश की हत्या क्यों? इसके अलावा हैरानी की बात यह है कि अंकित की रिपोर्ट बता रही है कि अंकित की मौत राकेश की मौत से लगभग 3-4 दिन पहले हुई थी। इसी बीच राकेश को कुछ पता कैसे नहीं चला या फिर यह रिपोर्ट ही गलत है। जगदीश जी को तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इतने सारे जटिल केस उन्होंने हल किए हैं, कातिल का कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाता है, पर यहां तो दोनों की मौत कैसे हुई यही अभी ठीक नहीं हो पा रहा। हत्यारे की बात दूर है, सवाल यह है कि अगर अंकित 4 दिन पहले ही मरा गया था तो राकेश या किशन बाबू उस कमरे में किसके साथ मिले? उन्हें तो पहले ही पता चल जाता। पर क्या बात है, क्राइम ब्रांच में कार्य करते हुए भी जगदीश जी बड़े ही धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। अक्सर अपने इलाके के पूजा और धार्मिक कार्यक्रम में अपना सहयोग करते रहते हैं और मानते हैं कि मनुष्य के दिमाग से ऊपर कुछ और भी बहुत शक्तिशाली कुछ है, जिसकी अगर कृपा हो तो आपका काम आसान हो जाता है। इतने जटिल केस को सुलझाने में ऊपर वाले की कृपा उनके ऊपर जरूर हुई है और इसी वजह से आज उनका इतना नाम है। अभी कुछ महीने पहले ही तो उन्होंने रामचरित मानस पाठ और पूजा करवाया था और पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दिया था। भगवान ने कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होने दी और आज उनके पास इतना धन दौलत है। आज भी घर लौटने से पहले एक बार पास के ही हनुमान मंदिर में मथा टेकने चले गए और बजरंग बली जी से प्रार्थना की कि भगवान इस केस को सुलझाने में मदद करिए। आज बहुत ज्यादा काम की वजह से कोतवाली से शाम को चले थे और घर पहुंचते पहुंचते शाम गहरा गई थी। जगदीश जी जब घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि घर के अंदर अंधेरा है। उन्होंने सभी लाइटें जलाई और हर्षिता को बुलाया, पर कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक ही उन्होंने सुना कि हर्षिता के कमरे से एक भयानक आवाज में कुछ आवाज आ रही है, मानो कोई मंत्र की तरह कुछ पढ़ रहा हो। बीच बीच में आवाज सुनकर लगता कि यह हर्षिता की आवाज है। ये सभी आवाजें सुनकर जगदीश जी ने जाकर हर्षिता के कमरे के दरवाजे को खोला, लेकिन यह क्या? आखिर वह क्या देख रहे हैं? मानो यह कोई कमरा नहीं बल्कि कोई श्मशान है, जहां बीच में हर्षिता बैठी है और उसके चारों तरफ बहुत सारे काले परछाई उसे घेर कर खड़े हैं। हर्षिता का चेहरा काला पड़ गया है और उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। हर्षिता के हाथ पैर से खून की धार निकल रही है, क्योंकि उसने अपने हाथ से खुद के ही शरीर को कई जगह से काटा है। जगदीश जी के लिए यह विभत्स नजारा था।
हर्षिता उस विंड चाइम के नीचे बैठी हुई है और ऊपर विंड चाइम जोर जोर से हिल रहा है। यह नजारा देख कोई भी आदमी सेकंडों में डर से कांप कर बेहोश हो जाए, और जगदीश जी की हालत भी कुछ क्षण के लिए ऐसी ही हो गई थी। पर उन्होंने खुद को संभाला और चिल्लाते हुए हर्षिता की तरफ दौड़े और जोर जोर से हनुमान चालीसा और जय श्री राम नाम जपने लगे। एक बार तो उन्हें लगा कि वह हर्षिता के पास तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी कारण से जगदीश जी जितना आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही दूर हर्षिता चली जा रही है। कुछ मिनट के लिए जगदीश जी के दिमाग पर एक नकारात्मक शक्ति ने स्थान बना लिया है। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा कि आखिर वह कौन है, हर्षिता कौन है तथा वह कहां है। फिर भी किसी तरह उस नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पाकर वह हर्षिता तक पहुंचने में सफल रहे। काली शक्तियों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर श्री राम नाम और शायद पिता और बेटी के प्यार के खिंचाव के आगे यह कुछ भी नहीं था। जगदीश जी ने जल्दी से अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर हर्षिता को किसी तरह अपने कंधे पर उठा लिया और उस कमरे से बाहर की तरफ भागे। जगदीश जी ने अभी कुछ देर पहले जो देखा उसकी वर्णना करना उनके दिमाग से परे था। किसी तरह बाहर आते ही मानो जगदीश जी के शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची। यह दृश्य ऐसा था कि इस शाम के अंधेरे में एक खुले मैदान में वह भाग रहे हैं, जहां उनके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां लगी हैं जो सोच से भी परे हैं। किसी तरह हर्षिता को उठाकर जगदीश जी बाहर गेट से रास्ते तक पहुंचे और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उन्हें चक्कर आने लगे। हर्षिता को उन्होंने वहीं जमीन पर लिटा दिया, क्योंकि उनके शरीर में और ताकत नहीं थी। अचानक ही वहीं जगदीश जी बेहोश हो गए। आसपास के लोग यह देखकर उन दोनों की तरफ दौड़े। लोगों ने पास आकर देखा कि जगदीश जी बेहोश हो चुके हैं और हर्षिता भी बेहोश है। उसके पूरे शरीर से खून ही खून बह रहा था, क्योंकि किसी ने उसके शरीर को जगह जगह काटा था। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया और कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आई और जगदीश जी व हर्षिता को हॉस्पिटल में ले जाया गया। आसपास के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। साल 1985, दार्जिलिंग। रात के लगभग 11 बजे गोपाल बनर्जी हाथ में लालटेन लेकर पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे। वातावरण में काफी ठंड थी, इसीलिए गोपाल बनर्जी ने एक मोटा शाल ओढ़ रखा था। चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा था और जिस काम के लिए गोपाल बनर्जी जा रहे थे उसके लिए यह सन्नाटा जरूरी था। गोपाल बनर्जी की उम्र 65 के आसपास थी। सिलीगुड़ी में उनका सिल्क और तांत की साड़ी बेचने का बड़ा कारोबार था। अपने इस कारोबार को गोपाल बनर्जी ने अब अपने बेटे के हाथों में सौंप दिया था। उन्हें दार्जिलिंग के खूबसूरत नज़ारे हमेशा से ही पसंद थे, इसीलिए जब सिलीगुड़ी में अपना कारोबार संभाल रहे थे तब 1-2 साल में 1 या 2 बार दार्जिलिंग में समय बिताने अवश्य चले आते थे। जब उनके बेटे ने कारोबार को पूरी तरह संभालना शुरू किया तब उन्होंने दार्जिलिंग के एक सुनसान पहाड़ी स्थान पर जगह खरीदकर एक घर बना लिया। गोपाल बनर्जी ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहां से कंचनजंगा पहाड़ की मनमोहक दृश्य दिखाई देती है। अब पिछले कुछ सालों से कई महीनों तक यहां दार्जिलिंग में रहने चले आते हैं। कब्रिस्तान और उससे कुछ दूरी पर श्मशान है। वैसे इस श्मशान में कभी कभार ही शवदाह किया जाता है, इसीलिए यहां इस वक्त पूरी तरह सन्नाटा था। गोपाल बनर्जी कुछ कदम और श्मशान के अंदर गए, तब उन्हें एक जगह रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के पास जाते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी ने बौद्ध भिक्षु के जैसे हल्का लाल वस्त्र पहन रखा था, लेकिन बौद्ध भिक्षु और बौद्ध साधुओं के उलट उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगा रखा था और उनके सिर पर जटा के जैसे बड़े बड़े बाल भी थे। उस साधु को देख गोपाल बनर्जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने जाकर उस साधु के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। साधु बाबा बोले, तो तुम इस कार्य के लिए तैयार हो? फिर से एक बार सोच लो, इस साधना को करते वक्त तुम्हारी जान भी जा सकती है। साधना के दिनों में तुम कोई गलती कर ही नहीं सकते और तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। यह साधना कभी पूरी नहीं होगी। एक बार अगर संकल्प लेकर इस साधना में बैठे और बीच में उसे छोड़ दिया या साधना पूरी करने की इच्छा खत्म हो गई
तो इसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। गोपाल बनर्जी हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं यह साधना अवश्य करूंगा। मैं ही तो यह करना चाहता था। साधु बाबा अब गोपाल बनर्जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अच्छी बात है। तुम अगर तैयार हो तो तुम्हारा गुरुदेव होने के नाते इस साधना के हर कदम पर जितनी सहायता हो सके मैं करूंगा। यह साधना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए कुछ दिन तक तुम्हें तंत्र के क्रियाओं को सीखना होगा। अब साधु बाबा वहीं पास ही इशारा करते हुए बोले, देवी को प्रणाम करो और मैं जो मंत्र कहता हूं वही तुम भी कहो। वहां एक मोमबत्ती जल रही थी और उसी के सामने देवी का एक चित्रपट रखा हुआ था। उस चित्रपट पर देवी का जो चित्र बना हुआ था वह काफी भयानक था। देवी का पूरा शरीर लाल और उनके गले में खोपड़ी की माला थी। ऐसा लग रहा था कि देवी श्मशान में खड़ी हैं और उनके पीछे चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं। गोपाल बनर्जी ने देवी को प्रणाम किया और ध्यान से कुछ देर देवी के चित्रपट को देखते रहे। अब उन्होंने साधु बाबा से पूछा, गुरुदेव, देवी का नाम क्या है? मैंने इससे पहले इस देवी को नहीं देखा है। साधु बाबा ने देवी को हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए बोले, क्योंकि ये देवी हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। देवी का नाम वज्र योगिनी है। ये देवी तांत्रिक बौद्ध धर्म अर्थात वज्रयान की एक प्रमुख देवी है। अगर सरल भाषा में तुम्हें समझाऊं तो उन्हें एक डाकिनी देवी मान सकते हो। इसीलिए तुम्हें जो चाहिए, देवी की कृपा हुई तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। देवी, वज्र योगिनी को दृढ़ संकल्प और जुनून से भरे रहने वाले साधक बहुत पसंद हैं। इसीलिए अगर तुम पूरे मन से इस साधना को करोगे तो अवश्य सफल होंगे। 2 साल पहले की एक घटना के कारण गोपाल बनर्जी आधी रात के अंधेरे में आज यहां इस श्मशान में खड़े हैं। गोपाल बनर्जी के बेटे ने जब उनके कारोबार को संभाला तो कुछ साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कारोबार में धीरे धीरे कमी आने लगी। इसी बीच किसी ने उनके बेटे को एक ऐसे तांत्रिक बाबा के बारे में बताया जो कई सारे परेशानियों का हल बताते हैं और कुछ भविष्य की बातें भी बताते हैं कि आगे क्या होगा। कहीं उनका यह कारोबार डूब न जाए। इसी डर से गोपाल बनर्जी भी अपने बेटे के साथ उस तांत्रिक बाबा के पास गए। गोपाल बनर्जी यह भी जानना चाहते थे कि भविष्य में क्या उनका बेटा साड़ी का कारोबार सही से संभाल लेगा या नहीं। गोपाल बनर्जी अपने बेटे के साथ जब उस तांत्रिक बाबा से मिले तो तांत्रिक बाबा को देखते ही पहचान गए। तांत्रिक बाबा उनके ही गांव के आदमी थे। पिछली बार जब उन्होंने इस आदमी को देखा था तब वह एक सामान्य व्यक्ति थे जो पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन अब एक तांत्रिक बाबा बन गए थे। अब उस तांत्रिक के पास बड़े बड़े धनवान बंगाली घराने के लोग अपनी परेशानी सुलझाने और गुप्त बातें जानने आते थे। गोपाल बनर्जी से मिलते ही तांत्रिक बाबा भी उन्हें पहचान गए। दोनों में काफी बातचीत हुई और उस तांत्रिक बाबा ने बताया कि कुछ ही महीनों बाद कारोबार फिर से पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा तांत्रिक बाबा ने कहा कि घर के दक्षिण की तरफ रात के 12 बजे लगातार 1 हफ्ते तक 3 प्रकार की भुनी मछली, बकरे, कलेजी, केला और दही का भोग चढ़ाना होगा। यह भोग किसे चढ़ाना है इस बारे में तांत्रिक बाबा ने कुछ भी नहीं बताया। तांत्रिक बाबा ने जो कुछ भी करने के लिए कहा उसे गोपाल बनर्जी और उनके बेटे ने पूरी तरह से किया। 1 महीने बाद ही उनके कारोबार में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी। कई जगह के रुके हुए पैसे भी उन्हें जल्द ही मिलने लगे। उस तांत्रिक बाबा ने इस काम के लिए गोपाल बनर्जी से कुछ रुपये भी लिए थे, पर पैसा व्यर्थ नहीं गया। एक बार फिर गोपाल बनर्जी उस तांत्रिक बाबा से मिलने पहुंचे और उन्होंने बात करते हुए यह पूछ लिया, आखिर आप ये सब कैसे करते हैं? बीते समय, वर्तमान और भविष्य की कुछ बातें कैसे जान जाते हैं? तांत्रिक बाबा पहले इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते थे, लेकिन गोपाल बनर्जी इसी एक बात को जानने के लिए ही यहां आए थे। जब गोपाल बनर्जी कई बार यही पूछते रहे तब तांत्रिक बाबा ने केवल एक बात बताई कि यह सब पिशाचिनी तंत्र शक्ति के कारण संभव हुआ है। यह बात सुनते ही गोपाल बनर्जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह सब जरूर किसी देवी देवता के आशीर्वाद से संभव हुआ होगा, पर पिशाचिनी,
उस दिन के बाद से गोपाल बनर्जी का झुकाव और मन तंत्र मंत्र की तरफ और खासकर पिशाचिनी तंत्र पर चला गया। कई साधु और तांत्रिकों से बात करके उन्हें तंत्र मंत्र और पिशाचिनी तंत्र के बारे में बहुत कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। दार्जिलिंग में अपने घर पर बैठकर गोपाल बनर्जी तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ते रहते और इसके अलावा उन्होंने कामाख्या तारापीठ की यात्रा भी इसी उद्देश्य से की कि उन्हें साधना और तंत्र मंत्र से जुड़ाव महसूस करना था और साधक कैसे इस तंत्र मंत्र और साधना को करते हैं यह सब भी उन्हें जानना था। लगभग 1 साल से ज्यादा समय तक तंत्र मंत्र के बारे में एक एक बात जानने के बाद गोपाल बनर्जी ने तय किया कि वह भी पिशाचिनी तंत्र साधना करेंगे। हालांकि गोपाल बनर्जी को तांत्रिक बाबा नहीं बनना था और ना ही उन्हें किसी की सहायता करनी थी। उन्हें केवल ऐसी रहस्यमय ताकत चाहिए थी जिससे सामने खड़े आदमी का भूत, भविष्य और वर्तमान उन्हें पता चल जाए। ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्हें इस पिशाचिनी शक्ति को पाने का अब लालच होने लगा था। पिशाचिनी तंत्र में सिद्ध पाने का उद्देश्य लेकर उन्होंने कई सारे साधुओं, अघोरी और बड़े तांत्रिकों को अपना गुरु बनाना चाहा, लेकिन पिशाचिनी तंत्र कोई भी साधु और अघोरी उन्हें सिखाने के लिए राजी नहीं हुए। दार्जिलिंग का महाकाल मंदिर यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोग पूजा करने आते हैं। यह मंदिर तांत्रिक बौद्ध अर्थात वज्रयान बौद्ध के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर तांत्रिक बौद्ध साधु अक्सर आते रहते हैं। गोपाल बनर्जी महीने में अक्सर इस मंदिर आते जाते रहते थे। आज भी जब गोपाल बनर्जी मंदिर के एक कोने में बैठे हुए थे, उस वक्त उन्होंने एक साधु बाबा को मंदिर के पास ही बैठे हुए देखा। साधु बाबा आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रहे। साधु बाबा का पहनावा बौद्ध साधुओं के जैसा था, पर उनसे अलग। उन्होंने अपने माथे पर भस्म का तिलक लगा रखा था। इसके अलावा उनके हाथ में एक त्रिशूल भी था। गोपाल बनर्जी को साधु बाबा पर बहुत श्रद्धा हुई और उन्होंने जाकर साधु बाबा के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, क्या चाहिए बेटा तुम्हें? गोपाल बनर्जी बोले, साधु बाबा मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु बाबा गोपाल बनर्जी से अपने पास बैठने का इशारा करते हुए बोले, लेकिन तुम मुझे गुरुदेव क्यों बनाना चाहते हो? मैं तंत्र मंत्र से साधना करता हूं। गोपाल बनर्जी बोले, साधु बाबा मुझे भी तंत्र मंत्र से ही संबंधित साधना सीखनी है। इसके अलावा सच कहूं तो साधु बाबा मुझे पिशाचिनी तंत्र सीखना है। बाबा जी, मैंने कुछ साधुओं को इस साधना के लिए गुरु बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यह बात सुनकर साधु बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ऐसे ही कोई भी साधु तुम्हें यह साधना नहीं सिखाएंगे। जिन्होंने कभी पिशाचिनी से रूबरू या उससे संबंधित तंत्र कार्य किया है, केवल वही तुम्हें पिशाचिनी तंत्र विद्या सिखा सकते हैं। यह साधना और इसका फल बहुत ही खतरनाक हो सकता है और कोई भी गुरु अपने शिष्य के मौत का द्वार नहीं खोलना चाहेगा। पिशाचिनी शक्ति सुनने में जितनी भयानक है, असल में वह शक्ति उससे भी ज्यादा भयानक और सोच से परे है। लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम यह साधना करने के लिए बहुत ही गंभीर हो। मैं तुम्हें शिष्य तो मान लूंगा, लेकिन तुम जो साधना करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें तैयार करना होगा। गोपाल बनर्जी खुश होकर बोले, तो क्या आपने मुझे अपना शिष्य मान लिया है? धन्यवाद आपका गुरुदेव। इतना कहकर गोपाल बनर्जी ने फिर से साधु बाबा को प्रणाम किया। उस दिन के बाद से साधु बाबा ने गोपाल बनर्जी को काफी सारी तंत्र मंत्र और साधना की विधियां सिखाई। बाद में गोपाल बनर्जी को पता चला कि साधु बाबा का नाम तांत्रिक सुधीर दास है। उन्होंने हिंदू तंत्र से ज्यादा बौद्ध तंत्र मंत्र सीखा है। साधु बाबा ने नेपाल, सिक्किम और असम में रहकर वज्रयान के तंत्र शक्तियों में महारत हासिल की है। वहां के जो लोग उन्हें जानते हैं वे साधु बाबा को बौद्ध तांत्रिक नवांग कहकर बुलाते हैं। साधु बाबा ने पिशाचिनी साधना शुरू करने से पहले गोपाल बनर्जी से फिर एक बार सोचने के लिए कहा था।
और यह भी कहा था कि अगर सोच विचार करने के बाद भी यह साधना करनी है तो उनके घर से 2 मील दूर पहाड़ी के किनारे बने ईसाई कब्रिस्तान के पास वाले श्मशान में रात के वक्त आ जाना। पिशाचिनी साधना को करने के लिए ही इस ठंडी अंधेरी रात में गोपाल बनर्जी इस श्मशान में आए हैं, जहां उनके गुरुदेव तांत्रिक नवांग ने उन्हें बुलाया था। उनके गुरुदेव ने उनसे जिस प्रकार देवी वज्रयोगिनी की पूजा करने के लिए कहा, उस प्रकार गोपाल बनर्जी ने पूजा की। पूजा के बाद साधु बाबा बोले, देवी वज्रयोगिनी के साथ कुछ तरह की पिशाचिनी विचरण करती रहती हैं। अगर तुम इस साधना में सफल हुए तो उन्हीं में से एक पिशाचिनी तुम्हें प्राप्त होगी। उस पिशाचिनी का व्यवहार कैसा होगा और वह अपने लिए क्या चाहेगी, यह बात कोई भी पहले से बता नहीं सकता। अब तुम संकल्प लो कि पिशाचिनी साधना पूर्ण करने से पहले तुम किसी भी कारण से इसे बीच में नहीं छोड़ोगे। गोपाल बनर्जी ने संकल्प लिया और उस रात पिशाचिनी साधना के बारे में सभी जानकारी और उन्हें क्या क्या करना होगा सब कुछ समझकर अपने घर लौट आए। अगले दिन से उन्होंने उसी श्मशान में पिशाचिनी साधना शुरू की। लगभग 40 से 50 दिन तक साधना करने के बाद गोपाल बनर्जी को पिशाचिनी तंत्र में सिद्धि मिल गई। हालांकि यह साधना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। साधना के दिनों में उन्हें रहस्यमयी नकारात्मक शक्तियों ने बहुत परेशान किया और उन्हें डराने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह बिना डरे गोपाल बनर्जी इस साधना में लगे रहे। धैर्य और साहस का फल उन्हें मिला और एक पिशाचिनी शक्ति उनके साथ जुड़ गई। वह पिशाचिनी गोपाल बनर्जी के कई सारे सवालों का जवाब देती। गोपाल बनर्जी को जो शक्ति चाहिए थी वह उन्हें मिल गई थी। इसीलिए उनके गुरुदेव तांत्रिक नवांग ने पिशाचिनी को कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और पिशाचिनी शक्ति विसर्जन की प्रक्रिया बताकर वहां से चले गए। अब गोपाल बनर्जी के साथ अक्सर ही पिशाचिनी घूमती रहती। कभी वह पिशाचिनी उनके कंधे पर आकर बैठ जाती या फिर उनके सिर के ऊपर उड़ती रहती। उन्हें जो कुछ भी जानना होता वह पिशाचिनी उनके कान में आकर बता देती थी। गोपाल बनर्जी ने पिशाचिनी की शक्ति का प्रयोग अपने कारोबार में भी किया और इससे उनका कारोबार दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। आश्चर्य रूप से पिशाचिनी उनकी सभी बातें मानती, लेकिन इसके लिए गोपाल बनर्जी को हर महीने 1 या 2 बार अपने हाथों से 11 मुर्गों की बलि देनी पड़ती थी। यह बलि पिशाचिनी ही मांगती थी। इसके अलावा एक और बात थी, पिशाचिनी ने गोपाल बनर्जी को उनके परिवार से लगभग अलग ही कर दिया था। गोपाल बनर्जी दार्जिलिंग में अपने इस घर में कुछ ही महीने रहते, बाकी समय सिलीगुड़ी अपने घर चले जाते थे। लेकिन जब से पिशाचिनी शक्ति उनके साथ है, तब से दार्जिलिंग के इसी घर में गोपाल बनर्जी ज्यादातर समय बिताने लगे। इसी बीच पिशाचिनी ने बकरे की बलि भी मांगी। गोपाल बनर्जी को यह बात भी मानना पड़ा और रात के अंधेरे में उन्होंने अपने घर के पीछे बकरे की बलि भी दी। उस बकरे की बलि देते ही आश्चर्य रूप से उसका शरीर सड़ने और गलने लगा और यह सब कुछ पिशाचिनी कर रही थी। जो भी हो, गोपाल बनर्जी काफी खुश थे कि उन्हें यह ताकत मिली। पिशाचिनी बलि मांगती पर उनका हर काम भी हो जाता। सामने खड़े किसी भी आदमी के बारे में पिशाचिनी उन्हें सब कुछ बताने की शक्ति रखती थी। इसी बीच एक दिन रात के वक्त जब गोपाल बनर्जी लेटे हुए थे, तब पिशाचिनी उनके कान में बोली, मुझे बलि चाहिए। गोपाल बनर्जी बोले, ठीक है, पर मुर्गे की या फिर से बकरे की? पिशाचिनी मुस्कुराने लगी और फिर गोपाल बनर्जी के कान में आवाज आई, मुझे किसी मनुष्य की बलि चाहिए। मनुष्य का खून चखना है मुझे। किसी मनुष्य की बलि की बात सुनते ही गोपाल बनर्जी आश्चर्यचकित हो गए। आखिर यह क्या बोल रही है पिशाचिनी? किसी मनुष्य की बलि? उनके लिए यह काम करना संभव नहीं। तुरंत ही गोपाल बनर्जी परेशान होते हुए बोले, तुम्हें मुर्गे व बकरे की बलि या फिर और कुछ चाहिए तो बोलो, पर मनुष्य की बलि यह मैं नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए कोशिश अवश्य करूंगा। फिर से पिशाचिनी के मुस्कुराने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मुझे यही चाहिए। गोपाल बनर्जी फिर बोले, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। गोपाल बनर्जी के इतना कहते ही पिशाचिनी गुस्से में बोली, मुझे जो चाहिए वह तुम्हें देना होगा।
मुझे अगर संतुष्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी। कहकर पिशाचिनी वहां से गायब हो गई। गोपाल बनर्जी सोच में पड़ गए कि कहीं पिशाचिनी ने उनके परिवार पर कोई खतरा कर दिया, फिर क्या करेंगे। उसी वक्त गोपाल बनर्जी को अपने गुरुदेव तांत्रिक नवांग की बात याद आई कि पिशाचिनी कई बार गम की देकर बहुत कुछ चाहेगी, लेकिन उन्हें चालाकी से पिशाचिनी को संभालना होगा। यही सोचकर उन्होंने तय किया कि देखते हैं पिशाचिनी उनका क्या बिगाड़ती है, क्योंकि किसी मनुष्य की बलि वह नहीं दे सकते। यह एक अपराध होगा और गोपाल बनर्जी अपने बुढ़ापे के दिन जेल में नहीं बिताना चाहेंगे। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। पिशाचिनी ने एक बार और गोपाल बनर्जी से कहा कि उसे मनुष्य की बलि चाहिए, लेकिन फिर से उन्होंने मना कर दिया। गोपाल बनर्जी ने दार्जिलिंग वाले इस घर में काम करने के लिए माधव नाम के एक आदमी को रखा है। माधव घर की सफाई के अलावा गोपाल बनर्जी के लिए खाना पीना भी बनाते हैं। दोनों अक्सर बैठकर चाय पीते हुए गप्पे मारते और माधव उन्हें पहाड़ी किस्से सुनाते। आज शाम के बाद माधव आए और रात का खाना बनाने लगे। गोपाल बनर्जी घर के बाहर जलती हुई आग के पास बैठकर चाय और सिगरेट पीते हुए रेडियो पर समाचार सुन रहे थे। बाहर अंधेरा हो गया था और काफी ठंड भी थी। अचानक ही घर के अंदर से माधव के चिल्लाने की आवाज आई। गोपाल बनर्जी हड़बड़ाकर जल्दी से घर के अंदर गए और उन्होंने जाकर जो दृश्य देखा उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने देखा कि माधव का शरीर फर्श पर पड़ा हुआ है और एक काली परछाई माधव के शरीर से निकल रहे खून को अपनी जीभ से चाट रही थी। वह काली परछाई कोई और नहीं बल्कि पिशाचिनी थी। गोपाल बनर्जी के आते ही पिशाचिनी हंसते हुए बोली, अब मेरी प्यास बुझी। उसी वक्त माधव का शरीर सड़ने लगा। यह देख गोपाल बनर्जी डर के मारे हांफते हुए घर से बाहर की ओर भागे। उन्होंने अभी अंदर जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। बाहर ही काफी देर खड़े होकर गोपाल बनर्जी बहुत कुछ सोचते रहे। यह गलती उन्हीं की थी। पिशाचिनी ने उनसे जो मांगा उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए यह सब हुआ। अब पिशाचिनी के द्वारा किए गए कार्य की सफाई उन्हीं को करना था। रात में उन्होंने अपने घर के पीछे वाले जंगल जैसी जगह में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और माधव के मृत सड़े हुए शरीर को एक बोरे में भरकर उस गड्ढे में डालकर मिट्टी से गड्ढे को फिर भर दिया। उसी रात उन्होंने वहां कुछ फूल और झाड़ी के पौधे भी लगा दिए, जिससे कि यहां इस तरफ कोई आए भी तो उसे शक न हो। माधव के घर में शायद कोई नहीं था, इसीलिए ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आया। आसपास के जो लोग माधव को जानते थे उन्हें भी लगा कि शायद माधव कहीं चले गए। जब महीने तक माधव को ढूंढने कोई नहीं आया तब गोपाल बनर्जी को चैन मिला। गोपाल बनर्जी अब पिशाचिनी से डर गए थे, जो माधव को मार सकती है उससे उन्हें भी खतरा था। उन्होंने एक बार पिशाचिनी को विसर्जन करने का भी सोचा, पर उन्हें पिशाचिनी की शक्ति की नशा हो चुकी थी। पिशाचिनी अक्सर उनके पीछे या सिर के ऊपर उड़ती रहती। इससे अब गोपाल बनर्जी को घुटन महसूस होने लगी थी। इसमें उनका डर भी शामिल था कि पिशाचिनी जब चाहे तब उनके साथ कुछ भी कर सकती है। उनके गुरुदेव ने बताया था कि पिशाचिनी को किसी वस्तु या जीव के अंदर भी रखा जा सकता है, जैसे कि आंगन में लगा पेड़, शीशा या काली बिल्ली इत्यादि, और जब पिशाचिनी की जरूरत हो तब उसे बुला सकते हैं। इससे पिशाचिनी हमेशा आसपास नहीं रहेगी। इसके लिए भी एक अलग प्रक्रिया है। गोपाल बनर्जी भी जल्द से जल्द यह प्रक्रिया करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा कि पिशाचिनी को कहां रखा जाए। एक दिन गोपाल बनर्जी लेटे हुए थे, तब उनकी नजर अपने कमरे के एक कोने में लटक रहे विंड चाइम पर पड़ी। इस विंड चाइम को उन्होंने दार्जिलिंग के बाजार से कुछ महीने पहले ही खरीदा था। विंड चाइम को देखकर गोपाल बनर्जी के मन में ख्याल आया कि इसमें भी तो छोटे छोटे कांच लगे हुए हैं, तो इससे भी पिशाचिनी शक्ति को जोड़ सकते हैं। अगले ही दिन ना जाने क्या सोच गोपाल बनर्जी ने पिशाचिनी को मुर्गे का भोग चढ़ाया और पिशाचिनी को विंड चाइम में रहने के लिए आग्रह किया। इस प्रक्रिया के अनुसार उस दिन पिशाचिनी ने विंड चाइम को अपना माध्यम बना लिया। अब जब भी गोपाल बनर्जी को पिशाचिनी की जरूरत होती
तो वह जाकर विंड चाइम के सामने खड़े हो जाते और उसे बुलाते थे। गोपाल बनर्जी उस विंड चाइम की बहुत ही देखभाल करते थे, इसीलिए वह अक्सर चमकता रहता। धीरे धीरे यह विंड चाइम ही पिशाचिनी और दुनिया के बीच की कड़ी बन गई। इसके अलावा पिशाचिनी को बुलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। विंड चाइम के पास जाकर कुछ भी बोलते ही पिशाचिनी आ जाती थी। दिन बिताते गए, फिर साल बीतने लगे। इस बीच 2 और लोगों को पिशाचिनी ने अपना शिकार बनाया। उन दोनों मृतकों में से एक बूढ़ी महिला थी, जो कि गोपाल बनर्जी के घर के पीछे वाले जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठा करने आती थी। गोपाल बनर्जी ने उन सड़े हुए शरीरों को भी मिट्टी में दफन कर दिया और पिशाचिनी की शक्ति का आनंद लेते रहे। साल 1954 में गोपाल बनर्जी की मौत हो गई। एक सुबह जब उनके घर में काम करने वाले नौकर ने आकर देखा तो गोपाल बनर्जी घर के दरवाजे पर मृत पड़े हुए थे। किसी को पता नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई। शायद उनकी मौत का कारण पिशाचिनी थी, क्योंकि गोपाल बनर्जी पिशाचिनी की शक्ति का विसर्जन करना चाहते थे और पिशाचिनी कभी भी अपने साधक को छोड़कर विसर्जित होना नहीं चाहती। गोपाल बनर्जी की मौत के कुछ साल बाद उनके बेटे ने इस घर को थोड़ा और अच्छे से बनाकर एक होटल या कहें फार्म हाउस में बदल दिया। दार्जिलिंग में बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। प्रकृति से रूबरू होने या कंचनजंगा पहाड़ की चोटियों के मनमोहक दृश्य के लिए यह जगह बहुत ही बढ़िया थी। इसीलिए इस घर की मांग टूरिस्टों में काफी बढ़ गई और गोपाल बनर्जी के बेटे को इससे भी अच्छी खासी कमाई होने लगी। उनके बेटे ने इस जगह के आसपास कुछ और जगह खरीदकर इस स्थान को एक कैंप विला या कहें रिसोर्ट होटल बना दिया। साल 2016 निशा अपने 3 दोस्तों राहुल, मानसी और रोहन के साथ दार्जिलिंग घूमने गई। उन्होंने भी इसी रिसोर्ट होटल में कमरा बुक किया था। अब इस रिसोर्ट होटल का नाम जीबी रिसोर्ट है। शाम के वक्त सामने के सुंदर दृश्य को देखते हुए निशा होटल के सामने टहल रही थी। तब निशा ने देखा कि कुछ लोग एक कोने के पुराने कमरे से कुछ सामान लेकर जा रहे थे। दिखने में वह सभी सामान पुरानी और एंटीक लग रही थी। न जाने क्या सोच निशा उस पुराने कमरे के पास गई और देखने लगी। उस छोटे से कबाड़ वाले कमरे में काफी सारे पुराने सामान थे। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद निशा समझ गई कि ये सब भी एंटीक सामग्री के जैसी ही है। वहां लकड़ी की कुर्सियां, पुरानी टूटी घड़ी, अलमारी, लैंप और भी कई सारे पुराने सामान थे। निशा उन सामानों को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे एंटीक चीजों में काफी दिलचस्पी थी। निशा ने वहां से सामान ले जाने वाले एक आदमी से पूछा, इन सभी सामानों को कहां लेकर जा रहे हैं? ये सभी काफी पुराने लगते हैं। वह आदमी बोला, यह होटल किसी टूरिस्ट कंपनी ने खरीद लिया है, इसीलिए यहां जो सामग्री इस होटल के मालिक का पहले से है उसे हटाना पड़ रहा है। सुना है होटल के जो मालिक हैं उनके पिताजी यहां काफी समय पहले रहा करते थे। ये सभी पुराने सामान उन्हीं के होंगे। निशा इधर उधर सामानों को देख ही रही थी। उसी वक्त एक आदमी ने पुरानी अलमारी के अंदर से एक कपड़े का बैग निकाला। उस बैग को खोलकर देखा तो उसके अंदर से एक पुराना विंड चाइम था। उस आदमी ने बैग के अंदर से उस विंड चाइम को बाहर निकाला। विंड चाइम दिखने में अब भी काफी सुंदर और ठीक ठाक ही थी। टुन टुन की आवाज सुनते ही निशा की नजर भी उस विंड चाइम के ऊपर पड़ी। एक ही सेकंड में निशा को वह विंड चाइम पसंद आ गई। क्षण भर के अंदर मानो उस विंड चाइम ने निशा को अपने वश में कर लिया था। वह आदमी उस विंड चाइम को देखकर जमीन पर एक तरफ फेंकने ही वाला था कि निशा उस आदमी को रोकते हुए बोली, क्या इसे भी ले जाओगे? अगर नहीं तो मुझे दे दो। वह आदमी बोला, ले लीजिए मैडम जी, वैसे भी इसे फेंकने ही वाला था। इसे ले जाकर क्या करूंगा? यहां से केवल काम का सामान ही ले जाया जाएगा, बाकी तो कचड़े में ही जाएगा। इस पुरानी लटकन झंकार को कौन घर में लगाएगा? निशा बोली, इसे ही तो एंटीक कहते हैं। उस आदमी ने कपड़े के बैग में फिर उस विंड चाइम को डालकर बैग निशा को दे दिया। उस विंड चाइम को पाते ही निशा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। निशा ने कुछ देर और आसपास देखा और फिर वहां से निकलकर अपने कमरे में जाने के लिए चल पड़ी। कमरे में आकर निशा ने उस विंड चाइम को बैग से बाहर निकाला और रुमाल से उसे पोंछने लगी।
उस वक्त रोहन बाहर गया हुआ था, इसीलिए रूम में केवल राहुल और मानसी ही थे। उन दोनों ने निशा को देखा। निशा बड़ी खुश होकर विंड चाइम को साफ करने में लगी हुई थी। राहुल हंसते हुए बोला, निशा, इसे कहां से उठा लाई? ये भी तेरे एंटीक भाषा के भेंट चढ़ गया क्या? निशा बोली, हाँ, ये एंटीक विंड चाइम है। इस रिसोर्ट का जो मालिक है, ये विंड चाइम शायद उसके पिताजी की थी। मुझे इतना मस्त एंटीक चीज फ्री में मिल गई तो लेकर चली आई। ये विंड चाइम पुरानी है पर अब भी सुंदर है। राहुल फिर बोला, अरे फेंक दे ये सब, पता नहीं कहां कहां से उठा लाती हो कचरा। यहां घूमने आई हो या यहां से कचरा ले जाने के लिए? बोलकर राहुल हंसने लगा और मानसी भी हंसने लगी। ये सुनते ही निशा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वह कुछ भी नहीं बोली और उस विंड चाइम को साफ करती रही। राहुल मजाक कर रहा था, लेकिन निशा के चेहरे को देखकर और कुछ नहीं बोला। निशा ने उस विंड चाइम को साफ कर कमरे में एक तरफ लटका दिया। वो सभी 3 दिन के लिए यहां रहने और घूमने आए थे, इसीलिए अभी के लिए विंड चाइम को निशा ने लटका दिया था। अगले दिन घूमकर रात में आने के बाद निशा, मानसी और रोहन खाना खाने के लिए कमरे से बाहर रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में चले गए। राहुल के सिर में दर्द था और उसे हल्का बुखार भी महसूस हो रहा था, इसीलिए वह कमरे में ही लेटा रहा। कुछ मिनट बाद राहुल के कानों में टुन टुन टिन टिन की आवाज आई। राहुल आंख बंद करके लेटा हुआ था। अब फिर अचानक ही विंड चाइम की टुन टुन बहुत ही तेज हो गई। राहुल ने अब आंख खोलकर विंड चाइम को देखा। विंड चाइम अपने आप ही बहुत तेजी से हिल रही थी। कमरे में तो इतनी हवा भी नहीं थी। तभी अचानक ही कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। निशा, मानसी और रोहन जब कमरे में आए तो कमरे की लाइट बंद थी। लाइट जलाते ही उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राहुल फर्श पर मृत पड़ा हुआ था। उसके चेहरे और शरीर पर कई जगह कटे हुए थे, जहां से खून निकल रहे थे। मानसी ने जल्दी से जाकर राहुल को जगाने लगा, लेकिन राहुल मर चुका था। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उन्हें सीसीटीवी और घटनास्थल से हत्यारे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। निशा उस विंड चाइम को लेकर अपने घर गोरखपुर चली आई और कंपनी में काम करने के लिए लखनऊ में कमरा ले लिया, जहां कुछ महीने बाद उसकी भी बहुत ही विभत्स रूप से मौत हो गई। और उसके मौत का कारण भी विंड चाइम ही था, या कहें पिशाचिनी। इस तरह दार्जिलिंग का अभिशापित विंड चाइम निशा के हाथों से लखनऊ आ गई और अब वह विंड चाइम क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर जगदीश जी के घर में है। उसके कारण अब जगदीश जी की लड़की हर्षिता हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन इस बार वह जिंदा थी। हॉस्पिटल में जगदीश जी को होश आया। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उनकी बेटी हर्षिता को आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टरों को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। ये एक तरह से ऐसी घटना लग रही थी जिसमें हर्षिता पर किसी ने जबरदस्ती टॉर्चर किया है। किसी ब्लेड या किसी धारदार हथियार से उसके शरीर को कई जगह से काटा है। पुलिस ऑफिसर भी जगदीश जी से यही जानना चाहते थे कि आखिर यह सब हुआ कैसे। जगदीश जी को खुद यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ, इसलिए उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया। जगदीश जी ने जो दृश्य देखा था उसका संबंध नकारात्मक शक्तियों से था और उन्हें यह बात समझ भी आ गई थी। अगर यह बयान जगदीश जी देते तो बाकी पुलिस ऑफिसर उन पर हंसते। जब जगदीश जी ने कोई बयान नहीं दिया तो पुलिस का शक उन्हीं पर गया कि उन्होंने अपनी बेटी पर जबरदस्ती टॉर्चर किया है। और यह सब करने के बाद जब अपनी गलती समझ आई तब जेल जाने के डर से उन्होंने यह नाटक किया। पुलिस यह भी जानना चाहते थे कि कहीं हर्षिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार या ऐसा कुछ करके टॉर्चर तो नहीं किया गया। पुलिस ने जगदीश जी को हाउस अरेस्ट किया गया जब तक कि हर्षिता का डॉक्टर रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आ जाए। जगदीश जी ने कई बार कहा कि यह कार्य उन्होंने नहीं किया और एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे और क्यों करेगा। रिपोर्ट आई और उससे यह पता चला कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जगदीश जी के पड़ोसियों और उनके जानने वालों से भी पूछताछ हुई कि पिता और बेटी में कैसे संबंध थे। सभी ने यही कहा कि जगदीश जी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं।
हर्षिता उनकी आंखों का तारा है। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन किसी भी रिपोर्ट या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे यह पता चले कि जगदीश जी इसमें दोषी हैं। पुलिस ने जगदीश जी को अभी के लिए छोड़ दिया, लेकिन किसने यह किया उसकी जांच करते रहे। पुलिस प्रशासन इसलिए यह सब जल्द से जल्द कर रहे थे क्योंकि उनके एक क्राइम ऑफिसर की बेटी के साथ ऐसा हुआ था। हर्षिता 3 दिनों तक बेहोश थी। उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए ही कभी कभार आंख खोलती और छटपटाते हुए फिर बेहोश हो जाती। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है, वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टरों का कहना था कि हर्षिता ऐसा व्यवहार इसलिए कर रही है क्योंकि इस घटना में उसके दिमाग को शॉक लगा है। लगभग 1 सप्ताह बीत गया। हर्षिता हॉस्पिटल में भर्ती थी। पुलिस को अब भी हर्षिता की बयान नहीं मिली थी क्योंकि डॉक्टरों ने इसकी अनुमति अभी तक नहीं दी थी। हर्षिता ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ और यह सब उसके साथ किसने किया। जब से पुलिस ने जगदीश जी को अपनी बेटी से मिलने और हॉस्पिटल जाने की अनुमति दी है, तब से प्रतिदिन शाम के वक्त हॉस्पिटल से निकलकर वहां से कुछ दूर संकट मोचन धाम हनुमान मंदिर में जाकर तब तक बैठे रहते जब तक मंदिर बंद नहीं हो जाता। जगदीश जी वैसे भी बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने उस दिन हर्षिता के कमरे में जिस भयानक शक्ति का सामना किया, उससे उनकी बेटी को भगवान ही बचा सकते हैं और यह बात जगदीश जी को भी पता थी। इसीलिए प्रतिदिन मंदिर में जाकर बजरंग बली और श्री राम का नाम जाप करते रहते और अपनी बेटी के ठीक होने की कामना करते रहते। आज भी जगदीश जी मंदिर के एक कोने में सिर झुकाए श्री राम और हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे। उसी वक्त जगदीश जी को हॉस्पिटल से कॉल आया और हॉस्पिटल वालों ने बताया कि हर्षिता की हालत फिर काफी खराब हो गई है। शायद उसे किसी दूसरी हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ेगा, वरना उसकी मौत भी हो सकती है। यह जानकारी मिलते ही जगदीश जी जल्दी से वहां से उठकर लगभग दौड़ते हुए मंदिर की सीढ़ी से नीचे उतरने लगे और अचानक ही फिसल कर गिर पड़े। जगदीश जी काफी जोर से नीचे गिरे थे, इसीलिए उनके पैर में अंदरूनी चोट भी लग गई। नीचे गिरते ही एक बूढ़े आदमी ने उन्हें पकड़कर उठाया और वहीं पास में बैठा दिया। उनके पैर में मोच भी आई थी और चोट भी लगी थी, इसीलिए अपने पैर को पकड़कर दर्द से कराहते हुए जगदीश जी कुछ मिनट वहीं बैठे रहे और फिर से किसी तरह उठकर हॉस्पिटल के लिए जाना चाहते थे। जिस बूढ़े आदमी ने उन्हें उठाया था, उन्होंने धोती पहन रखी थी और अपने ऊपरी शरीर को एक सफेद कपड़ा से ढक रखा था। जब जगदीश जी फिर से उठकर वहां से जाने वाले थे, तब उस बूढ़े आदमी ने पूछा, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आपके पैर में चोट लगी है, इसीलिए कुछ देर आराम कीजिए। जगदीश जी वहां से जाते हुए बोले, आराम करने का समय नहीं है, बेटी हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही है, इसीलिए हॉस्पिटल जाना होगा। पीछे से उस बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम्हारी बेटी एकदम ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर लोग भी कभी कभार घबरा जाते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा कि तुम्हारी बेटी ठीक नहीं है। राम नाम जपो, सब सही है। यह बात जगदीश जी के कान में गई, पर उन्होंने बूढ़े आदमी के इन बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया और किसी तरह मंदिर से बाहर निकल इलेक्ट्रिक रिक्शा पकड़कर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चला कि हर्षिता की तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी, इसीलिए डॉक्टर रेफर करने की सोच रहे थे। लेकिन अब अचानक ही हर्षिता ठीक थी और उसे होश भी आ गया था। इसी बीच जगदीश जी ने ध्यान दिया कि उनके पैर में जो मोच आई थी और अंदरूनी चोट से जो दर्द हो रहा था, वह दर्द भी गायब हो गया था। होश में आने के कारण जगदीश जी को अपनी बेटी से कुछ देर बात करने का मौका भी मिला। हर्षिता अब बिल्कुल ही सही लग रही थी। उसके शरीर के घाव भी अचानक जल्दी से ठीक होने लगे थे। अपनी बेटी से बात कर जब जगदीश जी बाहर आए, तब उन्हें मंदिर में मिले उस बूढ़े आदमी की बातें याद आईं। जगदीश जी के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, इसीलिए बिना देरी किए फिर से हनुमान मंदिर जाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो मंदिर बंद हो रहा था। जगदीश जी किसी भी तरह उस बूढ़े आदमी से फिर एक बार मिलना चाहते थे।
उन्होंने आसपास उस बूढ़े आदमी को बहुत ढूंढा, पर वह बूढ़ा आदमी कहीं भी उन्हें नहीं दिखा। हर्षिता अब ठीक थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे अब भी घर ले जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि हर्षिता के शरीर में खून की कमी हो गई थी। अगले दिन फिर शाम के वक्त जगदीश जी हनुमान मंदिर में गए और उन्होंने उस बूढ़े आदमी को ढूंढा, लेकिन वैसा कोई बूढ़ा आदमी उन्हें मंदिर में कहीं नहीं दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी के कहे अनुसार जगदीश जी बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, ऑफिसर साहब कहे थे ना कि आपकी बेटी एकदम ठीक है, आप माने ही नहीं। जगदीश जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। जगदीश जी ने तुरंत ही उस बूढ़े आदमी के पैर छुए और बोले, हाँ बाबा, मेरी बेटी एकदम ठीक है, वह ठीक है। कल के लिए माफी, मैंने आपकी बात को नहीं माना। आपसे और भी कुछ बात करनी है मुझे, इसीलिए मैं आपको खोज रहा था। वह बूढ़ा आदमी बोला, राम नाम का जाप करने से सब ठीक होता है। मुझे खोज रहे थे, पर क्यों? जगदीश जी ने पूछा। आपको मेरी बेटी के बारे में कैसे पता चला कि वह ठीक है? मैं इसी बात से हैरान हूं। आप जरूर कोई साधु बाबा हैं। मुझे पता है मेरी बेटी पर जरूर आपकी कृपा हुई है। यह सब सुनकर उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं बस श्री राम का भक्त हूं। मुझे जो भी पता है सब कुछ श्री राम की वजह से पता है। तुम्हारी बेटी पर भी श्री राम की कृपा हुई है। जगदीश जी फिर बोले, बाबा जी, मुझे लगता है कि मेरे घर में कुछ भूतिया शक्ति का वास है और उसी के कारण आज मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। मुझे अपनी बेटी को घर ले जाने में डर लग रहा है, कहीं फिर से उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं आपको सब कुछ बताता हूं। जगदीश जी ने उस दिन क्या क्या देखा और कैसे अपनी बेटी को घर से बाहर निकाला, सब कुछ उन्होंने बूढ़े आदमी को बता दिया। सब कुछ सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं या नहीं, ये तो तुम्हारे घर को देखकर ही मुझे पता चलेगा। ठीक है फिर चलिए। जगदीश जी उस बूढ़े आदमी को साथ लेकर अपने घर पहुंचे। रात का अंधेरा हो चुका था। जगदीश जी ने अपने घर का दरवाजा खोला। उस बूढ़े आदमी ने जैसे ही घर के अंदर एक कदम रखा, उसी वक्त घर के चारों तरफ से एक दबी हुई भयानक आवाज वातावरण में मिल गई। उस बूढ़े आदमी ने घर के अंदर चारों तरफ देखा और फिर एक कमरे की तरफ गए। यह कमरा हर्षिता का था। जगदीश जी भी उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे अपनी बेटी के कमरे की ओर जा रहे थे, लेकिन बूढ़े आदमी ने रोक दिया और जगदीश जी के हाथ में एक गेंदा का फूल देते हुए बोले, आप घर के बाहर चले जाइए और श्री राम नाम का जप करते रहिए। उस बूढ़े आदमी के कहे अनुसार जगदीश जी घर के बाहर जाकर खड़े हो गए और राम नाम का जप करते रहे। वह बूढ़ा आदमी हर्षिता के कमरे के अंदर गया और तुरंत ही उनकी नजर वहां लटक रहे विंड चाइम पर पड़ी। अचानक ही विंड चाइम तेजी से हिलने लगा, मानो बहुत तेज हवा चल रही हो। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें यह संसार छोड़ देनी चाहिए। इस जगत में तुम्हें जिसने लाया वह अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए तुम्हें भी यहां से चले जाना चाहिए। उसी वक्त पूरे कमरे का सभी सामान इधर उधर उड़ने और गिरने लगा और एक महिला के भयानक गरजने की आवाज भी कमरे के अंदर गूंज गई। कुछ ही मिनटों के बाद एक धुएं ने आकर उस बूढ़े आदमी को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं हुई। अचानक एक बहुत ही विभत्स सी दिखने वाली पिशाचिनी की परछाई ने उस बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त सूर्य की लालिमा जैसी भगवा रंग की ज्योति ने बूढ़े आदमी को अपने चारों तरफ से अपने आगोश में ले लिया। पिशाचिनी ने बहुत कोशिश की उस बूढ़े आदमी को छूने की, लेकिन उसकी सभी चाल व्यर्थ हुई। उस भगवे रंग की ज्योति के अंदर बूढ़ा आदमी खड़ा होकर पिशाचिनी को देखते हुए मुस्कुराता रहा। अब वह फर्श पर बैठ गए और अपनी आंखों को बंद कर जय श्री राम जपने लगे। उस बूढ़े आदमी द्वारा ऐसा करते ही पिशाचिनी छटपटाते हुए कमरे के इधर उधर भागने लगी, लेकिन वह इस कमरे से बाहर नहीं जा पा रही थी। धीरे धीरे भगवे रंग की ज्योति पूरे कमरे में फैलने लगी और उस ज्योति से जब भी पिशाचिनी टकराती तो दर्द और आक्रोश से चिल्लाने लगती। ऐसे ही कुछ देर चलता।
और फिर भगवे रंग की ज्योति ने पिशाचिनी की परछाई को अपने अंदर समा लिया और उसे जलाकर राख कर दिया। पिशाचिनी की राख अपने आप हवा में गायब हो गई और सब कुछ शांत हो गया। जगदीश जी घर के बाहर बैठे हुए थे। उन्हें भी घर के अंदर से कुछ भयानक आवाजें एक दो बार सुनाई दी थीं। उन आवाजों को सुनने के लगभग 20 मिनट बाद बूढ़ा आदमी अपने हाथ में विंड चाइम को लेकर बाहर आया। बाहर आकर बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम्हारा घर और तुम्हारी बेटी पूरी तरह सुरक्षित है। इस घर में कोई डर नहीं। मैं इस सजावट की वस्तु को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि इन सभी का कारण यही है। यह बात सुनकर जगदीश जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि विंड चाइम के कारण यह सब कुछ हुआ है, जिसे उन्होंने उस कमरे के क्राइम स्पॉट से उठाकर लाया था। उन्हें अब खुद पर ही गुस्सा आया कि उनके ही कारण उनकी बेटी पर इतना बड़ा काल उतर आया। सब गलती उन्हीं की है। इसके अलावा जगदीश जी को इस बात की खुशी भी हुई कि अब उनकी बेटी इस घर में सुरक्षित रहेगी। उन्होंने उस बूढ़े आदमी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, साधु बाबा, मैं जानता था कि आप एक दिव्य पुरुष हैं, लेकिन कृपा कर मुझे एक बात बताइए कि आपका परिचय क्या है और अब मैं जीवन भर आपकी कैसे सेवा करूं। उस बूढ़े आदमी ने एक तुलसी की पत्ती जगदीश जी के हाथ में दे दी और बोले, इस तुलसी की पत्ती को अपनी बेटी को खिला देना। सेवा तुम्हें श्री राम और माता जानकी की करनी है क्योंकि मैं भी उन्हीं की सेवा करता हूं। इतना बोलकर वह बूढ़ा आदमी वहां से जाने लगे। जगदीश जी ने फिर से पूछा, साधु बाबा, आपका नाम क्या है और आपका दर्शन फिर मुझे कहां मिलेगा? कृपया कर मेरे इस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। कुछ लोग मुझे तिकोनिया बाबा और तलैया बाबा के नाम से पुकारते हैं। अगर मुझसे फिर मिलना है तो उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम में चले आना, शायद मैं मिल जाऊं। इतना बोलकर तिकोनिया बाबा वहां से चलकर राम नाम का जप करते हुए जगदीश जी के घर से दूर जाने लगे। जगदीश जी ने भी उनके पीछे एक दो कदम बढ़ाए। तभी उनको अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ऑफिसर साहब, वैसे ज्यादातर लोग मुझे नियम करौली बाबा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।